नमस्कार सभी साथियों को। साथियों, आज का जो लाइव है बहुत खास लाइव है। वैसे तो हर दिन कोई न कोई अच्छी बात ही हमारे लाइव में होती है, लेकिन अब जो देश के जो हालात चल रहे हैं, हमारे देश में जिस प्रकार का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, उसको देखते हुए साथियों मेरे लगभग एक जैसे ही विषय रहते हैं। कल रात को मैं लाइव आया था तो थोड़ा लेट लाइव आया था मैं, क्योंकि लाइट की प्रॉब्लम थी। लाइट नहीं आई समय से और बीच में फिर लाइट चली भी गई थी। तो उसमें काफ़ी सारे दोस्तों के व्हाट्सएप पर मैसेज आए हुए हैं और मैसेंजर पर भी मैसेज आए हुए हैं। वो कमेंट तो करते नहीं, मैसेज कर देते हैं। कमेंट पता नहीं किस लिए नहीं करते। मैं तो ये कहता हूँ कि आप कमेंट किया करें ताकि आपकी कमेंट को और साथी भी पढ़े और साथी भी आपका विचार जान पाए। आप खुलकर कमेंट किया करें। कल मैंने जैसे कि मेरा टाइटल था कि विद्या की देवी को, जैसे हिंदू धर्म में सरस्वती माँ को विद्या की देवी माना गया है, जबकि एक यहाँ पर नरेटिव चलाया जा रहा है कि शिक्षा की देवी सावित्री बाई फुले होनी चाहिए। डियर फ्रेंड्स, कितनी मूर्खतापूर्ण ये लोग बातें करते हैं। सावित्री देवी ने साथियों, ठीक है, महिलाओं को अक्षर ज्ञान करवाया था। सिर्फ अक्षर ज्ञान होने का मतलब ये नहीं है कि वो विद्या में मतलब निपुण हो गई। ये जरूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति को अगर अक्षर ज्ञान है तो वो किसी विद्या में निपुण हो गया। ऐसा नरेटिव जो चला रहे हैं साथियों, ये काम कर रहे हैं जो मिशनरी लोग हैं, ईसाई मिशनरी चल रही है। और डियर फ्रेंड्स, जो अपने आप को बौद्धिस्ट कहते हैं कि हम तो बाबा साहब के अलावा किसी को मानते ही नहीं, हालांकि उन्होंने ना ही तो बाबा साहब के बारे में पढ़ा और ना ही उन्होंने महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में कुछ पढ़ा। और अगर पढ़ा है तो वो सच तो बताते नहीं, समाज को वो सच नहीं बताते कि एक्चुअली में जो सच्चाई है वो क्या है। सच्चाई ज्योतिबा फूले थे, जिनका जन्म 1827 में हुआ। डियर फ्रेंड्स, पूरी दुनिया जानती है कि ज्योतिबा फूले मिशनरी स्कूल में पढ़े हुए थे। मिशनरी स्कूल में वो 10वीं पास थे। अब मिशनरी स्कूल का मतलब क्या था? ईसाइयों का स्कूल। ईसाइयों का स्कूल का मतलब अंग्रेजों का स्कूल। और अंग्रेजों ने यहाँ क्या करना था? राज करना था। इसलिए उन्होंने यहाँ पर फूट डालनी थी, यहाँ पर गलत थ्योरी प्रस्तुत करनी थी, हिंदू धर्म के प्रति नफरत पैदा करनी थी। तो जो ज्योतिबा फूले थे वो अंग्रेजों की पढ़ाई से, यानी कि मिशनरी स्कूल की जो एजुकेशन थी उससे प्रभावित थे। उन्हें लग रहा था कि जो मिशनरी स्कूल में पढ़ाया जा रहा है वो बिल्कुल सही शिक्षा है। उसके बाद में साथियों वो मिशनरी स्कूलों में ही पढ़ाने लगे। फिर उन्होंने जो उनकी पत्नी थी उनको भी अक्षर ज्ञान करवाया। अक्षर ज्ञान का मतलब ABCD सिखा दी। ABCD सिखाने के बाद कहा कि आप भी लड़कियों को पढ़ना सिखाएं। उसकी पत्नी ने भी पढ़ाना शुरू कर दिया। मिशनरी स्कूलों में पढ़ाया उन दोनों ने, और हिंदू धर्म को तोड़ने का काम किया। मिशनरी स्कूलों का उन्होंने प्रचार किया। यानी कि यहां पर दलित और सवर्ण की जो खाई बनी हुई थी उसे और ज्यादा, उस खाई को और ज्यादा चौड़ा करने का काम किया इन लोगों ने, न कि जोड़ने का काम किया हो। अंग्रेज थे, उन्हें भत्ते देते थे, उन्हें सम्मानित करते थे
और ज्योतिबा फुले को महात्मा की जो उपाधि दी वो अंग्रेजों ने दी थी 1888 ईस्वी में। तो अब आप ये बात समझ गए होंगे कि अंग्रेज अगर किसी को सम्मानित कर रहे हैं तो अंग्रेज सम्मानित किसको करेंगे? जो उनके लिए इस देश में काम कर रहा था। तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मिशनरी स्कूलों के लिए काम किया। और हमारी जो शिक्षा पद्धति थी, हमारे जो वेदों का ज्ञान था, उन्होंने उस ज्ञान को नकारा, उस ज्ञान के प्रति नफरत फैलाई, इसके अलावा कुछ नहीं किया। और जो अपने आप को बौद्धिस्ट बोलते हैं, वे ज्यादातर तो जो ज्योतिबा फुले थे उनकी जाति भी नहीं बताते कि वो सैनी समाज से बिलोंग करते थे, नहीं बताते। वो बाई कास्ट माली थे, महाराष्ट्र, पहले वो पंजाब के हुआ करते थे, लेकिन उनके पूर्वज महाराष्ट्र में जाकर बस गए थे और वहां पर उन्होंने माली का काम शुरू किया, यानी कि बागवानी का काम शुरू किया। और उसी तरीके से साथियों, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूं कि जो व्यक्ति जैसा काम करने लग जाता था, जातियां उनकी वैसी ही बन जाती थी। तो उनकी जाति बन जाती है माली। और जो ये जातियों का जो परमानेंट जो टैग लगाया है, ये किसी ब्राह्मण ने आपके ऊपर नहीं थोपा। ये सारे के सारे जो लिखी गई किताबें लिखी गई हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो आजकल जो फुल चर्चा में किताब है, जिसके ऊपर अब फिल्म भी रिलीज होगी या रिलीज नहीं होगी, मेरे हिसाब से तो रिलीज होगी, फुले नाम से फिल्म रिलीज होने वाली है। तो उसमें क्या दिखाया गया? गुलामगिरी किताब के रेफरेंसेस दिए गए हैं। गुलामगिरी यानी कि सेवा करने को, देखिए किस तरीके से, किस चालाकी से ज्योतिबा फुले ने सेवा करने को गुलामगिरी को बोला है। यानी कि जैसा कि आप सभी ने पता है कि जो हमारे जो समाज था, जो वैदिक काल में जो मनुस्मृति आई थी, उसमें 4 वर्ण थे और कौन व्यक्ति किस वर्ण में जाएगा ये कोई निर्धारित नहीं था। उसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ण में जा सकता था। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि महर्षि वाल्मीकि थे, वो ब्राह्मण वर्ण में चले गए। जो भगवान परशुराम जी थे, उनके पास भी 2 वर्ण थे, वो ब्राह्मण भी थे और डियर फ्रेंड्स वो अक्षत्रिय भी थे। यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ण में जा सकता था, कोई पाबंदी नहीं है। ये सारी कहानियां बनाई गई हैं कि जो वेद सुन लेता था उनके कानों में शीशा भर दिया जाता था। ऐसी कहानियां सुनाकर जो दलित समुदाय के लोग हैं, उन लोगों के दिलों में नफरत भरी जा रही है और लोग उस नफरत को स्वीकार करते हैं और कोई भी व्यक्ति सच की खोज करने की कोशिश नहीं करता। वो या तो अपना मतलब स्वार्थ देख रहे हैं इस चीज में। बहुत सारे साथी ऐसे हैं कि इसी प्रकार से आरक्षण बना रहे, जो कि बाबा साहब ने परमानेंट नहीं दिया था, लेकिन ऐसी भावनाएं भर दी कि ये तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यानी कहने का मतलब ये है, फिर आप ब्राह्मणों के ऊपर ये दोष क्यों मंड रहे हैं कि ब्राह्मणों ने हमें परमानेंट ये जातिवाद फैला दिया कि परमानेंट हमारा ठप्पा लगाया। कहां लगाया है? वो तो अंग्रेजों ने लगाया था। अंग्रेजों का कोई नाम नहीं लेता क्योंकि अब वो चले गए। अब ये सोचते हैं कि किसी न किसी तरीके से सत्ता हासिल की जाए। डियर फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कहता कि सत्ता हासिल नहीं करनी चाहिए, लेकिन समाज में फूट डालकर, एक दूसरे को लड़ाकर अगर आप सत्ता हासिल करना चाहते हैं, वो चीज बिल्कुल गलत है। मुझे भी पता है, मुझे बहुत कम लोग शेयर करते हैं। मुझे ये भी पता है कि अगर मैं कोई जहरीला स्पीच दूं
फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मेरे पास भी है, बोलने की अभिव्यक्ति, और कोई पूंछड़ नहीं पाड़ सकता। दूसरे लोग बोलते हैं, मैं भी बोल सकता हूं। और हर दिन, मैं ज्यादा नहीं कहता, 5-10 हजार रुपये कमा सकता हूं हेट स्पीच देकर, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। लेकिन डियर फ्रेंड्स, मैं नफरत फैलाना नहीं चाहता, मैं हमारे धर्म को तोड़ना नहीं चाहता, मैं हमारे धर्म को जोड़ना चाहता हूं। अब एक महिला को ABCD आती थी, सावित्री बाई फुले को, और उसके अलावा क्या आता था? कहते कि विद्या की देवी वो होनी चाहिए। हद है यार। फिर कहते हैं कि उस जमाने में, देखिए रेफरेंस देखिए, और मैं विद एग्जाम्पल आपको समझाऊंगा। अगर फिर भी आप नहीं समझते, वीडियो को शेयर नहीं करते, फिर मेरे बस की बात है नहीं, लेकिन मैं मेरा काम करता रहूंगा। कि उस जमाने में महिलाएं पढ़ी लिखी ही नहीं थी, ऐसे रेफरेंसेस दे रहे हैं। अब एक बात बताएं कि सावित्री बाई फुले का जन्म 1831 में होता है। झांसी की रानी का जन्म 1828 में होता है। यानी कि झांसी की रानी सावित्री बाई फुले से 3 साल पहले जन्म लेती है। अब कोई ये कमेंट करेगा कि झांसी की रानी अनपढ़ थी, झांसी की रानी के पास कोई विद्या नहीं थी। और अक्षर ज्ञान होना कोई विद्या नहीं होता। कि किसी को अक्षर ज्ञान है इसका मतलब उसके पास विद्या है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। झांसी की रानी को घुड़सवारी आती थी, विद्या नहीं है वो। तलवार चलाना आता था, विद्या है, ये भी विद्या है। झांसी की रानी को बम बनाने आते थे, ये भी विद्या है। और डियर फ्रेंड्स, झांसी की रानी को पढ़ना लिखना भी आता था, ये भी विद्या है। तो ये गलत नैरेटिव क्यों फैला रहे हैं कि उस समय कोई महिला पढ़ी लिखी नहीं थी? तो झांसी की रानी भी किसी ने पढ़ाई होगी, कोई तो उसको भी पढ़ाने वाला होगा। ये तो नहीं कि पेट में से ही सीख के निकल के आई, वो किसी ने सिखाया होगा उसको भी। ABCD आ जाना, ए अनार याद हो जाना, हिंदी पढ़नी आई, संस्कृत पढ़नी आ गई, इंग्लिश पढ़नी आ गई, और दूसरी भाषाएं वो पढ़नी सीख गया, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास विद्या आ गई। विद्या तो डियर फ्रेंड्स अनपढ़ व्यक्ति में भी हो सकती है। ज्ञान अर्जित करने के डियर फ्रेंड्स कितने फार्मूले हैं। हम सुनकर भी ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। जरूरी थोड़ा ही कि हम पढ़कर ही विद्वान बनेंगे। पंडित लक्ष्मीचंद जी जो हुए हैं, जिन्हें ब्रह्म ज्ञान था, उनके पास कितनी डिग्रियां थी? वो भी अनपढ़ थे, लेकिन उनका ज्ञान। अब आप ये कह दोगे कि पंडित लक्ष्मीचंद को कोई ज्ञान नहीं था, कोई विद्या नहीं थी उनके पास। पढ़ाई का, अक्षर ज्ञान का और एकेडमिक सर्टिफिकेट होना, ये ज्ञान का कोई प्रमाण नहीं है। बहुत सारे लोगों को पढ़ना भी आता है, सर्टिफिकेट भी है, उनके पास किसी प्रकार का कोई टैलेंट नहीं है, कोई उनमें हुनर नाम की चीज नहीं है। तो क्या आप उन्हें कह देंगे कि ये विद्वान है? अनपढ़ व्यक्ति भी बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें बहुत नॉलेज है, क्योंकि उन्होंने वो नॉलेज अपने से बड़ों के द्वारा जो सुनकर ली है। ज्ञान तो सुनकर भी हासिल हो सकता, और ज्ञान प्राप्त करने के डियर फ्रेंड्स 3 सीधे सीधे फार्मूले हैं। पढ़कर, अगर पढ़ना नहीं आता तो सुनना आता होगा, और कुछ लोग मात्र देखने से ही ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। कोई व्यक्ति मान लिया कि कोई काम कर रहा है और उसके पास कोई उसे खड़ा खड़ा उसे देख रहा है, अगर उसमें दिमाग होगा, उसमें मालिक ने बुद्धि दी है, तो उसे सुनने की भी जरूरत नहीं है, उसे पढ़ने की भी जरूरत नहीं, वो सिर्फ उसको देखकर ही सीख जाता है। क्या वो विद्या नहीं है? वो भी तो विद्या है। या पढ़ना आना जरूरी है तभी आप कहेंगे कि ये विद्वान है?
जिस युग में हम हैं, अब हम जिस युग में हैं, डियर फ्रेंड्स, आज अनपढ़ व्यक्ति भी मोबाइल, टच वाला मोबाइल लेकर घूम रहा है। उन्हें लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता। क्या उन्हें ये मोबाइल फोन नहीं चलाना आता? उन्हें मोबाइल फोन चलाना आता है। क्यों? क्योंकि एक स्पीकर दे दिया कि स्पीकर को दबाएं और बोल दे और वही चीज निकलाएगी, और वो निकाल रहे हैं और अपना वो टाइम पास कर रहे हैं या उससे कुछ सीख रहे हैं, लेकिन चलाना तो आता है। और आज का जो विषय है साथियों, ये जो मेरा जो मेन जो टॉपिक रहेगा, ये बुद्धिस्ट जो बने घूम रहे हैं इनके ऊपर रहेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा गुमराह यही लोग कर रहे हैं, सबसे ज्यादा झूठ यही लोग बोल रहे हैं। जबकि महात्मा बुद्ध ने क्या कहा था? जो 8 सिद्धांत दिए थे, उन 8 के 8 सिद्धांतों में सत्य वर्ड इस्तेमाल किया था कि आपने सच के ऊपर रहना है। और जितने भी बुद्धिस्ट हैं ये टोटल झूठ बोल रहे हैं, इनकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है, टोटल झूठ। और इनका ना ही कोई स्टैंड है, कोई स्टैंड नहीं है इन लोगों का। इन लोगों को नफरत फैलाने में मजा आता है। इन लोगों को हमारे जो रीति रिवाज थे, जो हमारे संस्कार थे, जो हमारे देवी देवता थे, उनको गाली बकने में मजा आता है। क्यों आता है? अब ये भी सुन ले, ये इनमें इतनी हिम्मत क्यों आ जाती है जो बुद्धिस्ट बनते हैं? क्योंकि इन्हें पता है कि ये आपस में ही ऊंच नीच के चक्कर में फंसे हुए हैं, ये आपका कुछ नहीं उखाड़ सकते। और सच्चाई यही है कि हिंदू धर्म इतना कटा फटा पड़ा है कि एक जाति के लोग भी सेम अपनी ही जाति में ऊंच नीच करते हैं। और जो ये ब्राह्मणवाद को ये कहते हैं ना कि ब्राह्मणों ने ऐसा कर दिया, हर चीज के साथ ब्राह्मणवाद जोड़ रहे हैं। ब्राह्मणों में बेचारों में खुद में जातिवाद है। ब्राह्मणों में भी ये है कि ये छोटा पुरोहित है, ये बड़ा पुरोहित है, आपस में रिश्ते तक नहीं होते ब्राह्मण की ब्राह्मण में। और सबसे बड़ी कमजोरी हमारी यही रही है कि हम आपस में ही ऊंच नीच देखते रहे, और बाहर से लोग आए, हमें लूट कर चले गए, हमारी बहन बेटियों के साथ रेप करके चले गए, अपने मतलब कि अपना डीएनए यहां छोड़कर चले गए। यही कारण रहा है। अब बात करते हैं साथियों, हम ये लोग कहते हैं कि जो महात्मा बुद्ध, मैं इनकी भाषा में बोल रहा हूं, हालांकि मुझे पता है कि महात्मा बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्ति की, महात्मा बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्ति की, जो ज्ञान का प्रचार उन्होंने किया, मेरे को एक बात बताएं कि महात्मा बुद्ध ने जो ज्ञान हासिल किया, क्या वो किसी गुरुकुल में गए थे, किसी मिशनरी स्कूल में गए थे, या एक पेड़ के नीचे समाधि लगाकर बैठे थे? क्या ये लोग बताएंगे? महात्मा बुद्ध ने जब बताते हैं कि गया, जो कि शायद बिहार में है, गया में वहां एक पेड़ के नीचे समाधि लगाई, ध्यान लगाया और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो फिर ये लोग ऐसे क्यों बोलते कि अक्षर ज्ञान होने से ज्ञान होता है, ध्यान लगाने से कोई ज्ञान नहीं होता? तो हमारे जो ऋषि मुनि थे हिंदू धर्म के,
वो भी जंगलों में जाते थे, पहाड़ों पर बैठते थे, ध्यान लगाते थे। उनके ज्ञान को तो ये नकार रहे हैं। जो हजारों सालों तक तपस्या की जिन लोगों ने, उनको तो कहते हैं उन्हें तो कोई ज्ञान नहीं था। महात्मा बुद्ध कुछ दिन बैठे होंगे उस पेड़ के नीचे, उन्हें कहते कि उन्हें बहुत ज्ञान हो गया, तो वो बेवकूफ थे। जिन्होंने आज से हजारों साल पहले पूरे ब्रह्मांड को देख लिया, जिन्होंने वेद रच दिए, उपवेद रच दिए, इतने शास्त्र बना दिए, वो पागल थे। और पूरी दुनिया के विद्वान कहते हैं कि ऋग्वेद से पुरानी कोई भी पुस्तक है ही नहीं। कोई ग्रंथ ऋग्वेद से पहले का लिखा हुआ नहीं है, कोई किसी के पास कोई प्रमाण नहीं है। ये लोग कहते हैं कि वेदों में कुछ नहीं है, ये सारा ब्राह्मणों ने वैसे भ्रम फैला रखा है। साथियों, मैं ये नहीं कहता कि जो कोई भी कानून है, जो कानून बनते हैं, मतलब समाज को चलाने के लिए जो नियम कानून बनाए, बाद में चलकर अपने अपने हिसाब से भी चलाने लगे होंगे, तो जो भी कानून बनते हैं उन कानूनों में कमियां आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं मॉडर्न हिसाब से बताता हूं अब आपको। 1955 से पहले, ये कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ये तो देश आजाद, यानी कि आज से 70 साल पहले की बात है, देश आजाद होने के बाद की बात है। 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट आया। उससे पहले 1955 से पहले साथियों, तलाक नाम की कोई चीज नहीं थी। यानी कि विवाह एक संस्कार था हिंदू धर्म का। जैसे 16 जो संस्कार हैं, संस्कार वैसे अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से बताए, किसी ने 16 बताए, किसी ने 24 बताए, किसी ने 48 बताए, लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती ने कुल निचोड़ निकाल के 16 संस्कार कहा कि 16 संस्कार अगर कोई व्यक्ति कर लेता है तो वो ये समझो कि वो मुक्त हो जाता है। तो 16 संस्कारों में एक संस्कार था विवाह संस्कार। ये 1955 तक हिंदू धर्म के अंदर ये चलता आ रहा था कि अगर शादी हो गई तो हो गई। कहने का मतलब, आपका पति जैसा भी है, अब आपके लिए यही भगवान है। ये हिंदू धर्म की मान्यता थी, ये संस्कार था। और यही कारण है कि बहुत कम तलाक होते थे। इसमें भी कमियां आई होगी। कमियां कौन सी आई होंगी भाई? जैसे कि एक पति है, पति ने सोच लिया कि भाई अब ये इसके साथ मेरी शादी होगी, अब इसको कितना ही मारो पीटो, अब ये कहीं जाने वाली तो है नहीं। इसलिए आपने सुना भी होगा कि पहले के जो व्यक्ति थे वो औरतों को मार देते थे। क्योंकि पता है भाई ये और कहीं तो जाएगी नहीं। तो इसे लोग बोल रहे हैं कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा था, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा था, और इस एट्रोसिटी को रोकने के लिए तलाक का एक कानून बना दिया। भाई अगर पति पत्नी की नहीं बनती तो पत्नी अपने पति से तलाक लेकर दूसरे के साथ रह सकती है। बड़ा मान लेते हैं कि एक समाज को सुधारने के लिए कानून आया हो। अब आप ये बताएं, पहले पत्नियों के ऊपर अत्याचार हो रहा था
और अब वो 70 साल में ही कानून कितना भयंकर रूप ले चुका है। आज पतियों के ऊपर अत्याचार है। अब पति कहा जाए, पति सदमे में है। तो अब वो कानून गलत है या दुनिया गलत है? अब आप मेरे को ये बताइए। जब वो कानून नहीं था तो कहते थे महिलाओं के ऊपर अत्याचार है, महिलाओं के लिए कानून लेके आए कि महिलाएं अगर नहीं रहना चाहती तो नहीं रहेंगी। अब अत्याचार किसके ऊपर होने लगा? पतियों के ऊपर। और आप कोर्टों में देखेंगे तो कितनी आपने औरतें मिलेंगी जो तलाक के लिए घूम रही है। और अब एक नई फैसिलिटी और आ गई है कि बिना तलाक लिए भी कोई महिला दूसरे पुरुष के साथ रह सकती है। लिव इन रिलेशन का सर्टिफिकेट बनवाया और रहने लग जाती है। अब आप ये मत कहना कि आप लोगों को शिक्षित कर रहे हैं। सारी औरतों को पता है। अब ये और भी बड़ी असुविधा होगी। इसका नतीजा क्या होता है? फिर पति की डेथ नहीं, मर्डर। अभी अभी आपने भिवानी में देखा होगा, बड़ी ताजी घटना है हरियाणा की। उससे पहले आपने यूपी में देखा होगा कि वो बेचारे के 15 टुकड़े करके पति के और ड्राम में डाल दिया और ऊपर सीमेंट डाल दी। ये ऐसी ऐसी घटनाएं क्यों होने लगी? इसके पीछे कारण क्या है? कानून। तो कानून तो भलाई के लिए बनाया था कि महिलाओं को के ऊपर अत्याचार है, और 70 साल में ही हो क्या गया कि पतियों के ऊपर अत्याचार शुरू हो गए। अब बताओ कौन से किस प्रकार कानून बनाए? कानून सरकार बनाए तो बनाए क्या? अब जो भिवानी में जो कांड हुआ है, भिवानी में जो कांड हुआ है साथियों, वो कांड कैसे हुआ? कांड क्या था सुने आप कि एक महिला को YouTube के ऊपर, Instagram के ऊपर रील बनाने का शौक चढ़ गया और वो किसी दूसरे पुरुष के संपर्क में आई। वो पुरुष भी इस काम का शौकीन था। वो उसकी वीडियो शूट करता और अपलोड कर देते। उनकी कितने फैन फॉलोइंग थे मुझे ज़्यादा पता नहीं, और ज़्यादा पता लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। और ज़्यादा समय वो महिला अपने प्रेमी के साथ बिताने लगी। अब पति को ये बात हजम नहीं हो रही थी। पति तो उसे मना करेगा, वे बंद कर इसी आप रील बनाने की टाल कर, मुझे जरूरत नहीं है ऐसी रीलों की। क्यों? क्योंकि वो उसी के पास पड़ी रहती थी। तो सीधी सी बात, लड़ाई तो होगी। लड़ाई होगी तो डियर फ्रेंड्स फिर पत्नी क्या करेगी? अपने प्रेमी के साथ मिलेगी कि इसके ये हमें मिलने से रोक रहा है, इसको हटा दिया जाए रास्ते से, और ऐसा कर देते हैं। ये तो शुक्र है डियर फ्रेंड्स कि आजकल ये जो केस सामने आ रहे हैं, जैसे यही घटना है भिवानी वाली, अगर सीसीटीवी फुटेज नहीं मिलती, अगर सीसीटीवी फुटेज नहीं मिलती तो इनका ये अपराध सामने भी नहीं आता। ये भी शुक्र है, कम से कम अपराध सामने तो आया, पब्लिक को पता तो चला, उसे सजा तो मिल जाएगी। लेकिन सीसीटीवी फुटेज नहीं होती तो ठीक है, मार के फेंक दिया, बस बात गई। कौन हत्यारे को ढूंढता फिरेगा? तो यही बात है साथियों कि जो कानून जो होते हैं, कानून बनाए जाते हैं भलाई के लिए, लेकिन वही कानून कुछ समय के बाद बड़ी आफत बन जाते हैं। पहले दहेज का प्रचलन था, और जो पुराने जमाने थे उनमें दहेज ऐसा ही था भी
ये दहेज राजे महाराजे दिया करते थे। किसी को अपनी बेटी को कोई आधा राज्य दे देता था, कोई कुछ देता था, कोई कुछ देता था, क्योंकि उनके पास होता था वो दे देते थे। गरीब आदमियों ने उनकी रीस करना शुरू कर दिया, भाई ये दे रहे हैं तो हम भी देंगे। क्योंकि कोई काम बड़ा आदमी करने लग जाता है तो छोटे व्यक्ति उसको फॉलो करते हैं कि हम भी करेंगे, हम भी करेंगे, हमें भी करना चाहिए ऐसा। नतीजा क्या होता है कि उसका तो जुगाड़ था, उसके पास तो पैसा था, प्रॉपर्टी थी उसके पास, किस चीज की कमी थी। लेकिन गरीब आदमी कर्जे में दबते गए। बड़े आदमी को देखकर, उनके समान आडंबर करके गरीब आदमी कर्जे में गया। लोग आरोप लगाते हैं ब्राह्मणों ने शोषण किया, इसलिए भाई उनके शोषण से गरीब नहीं हुए। आपने बड़े बड़े राजे महाराजाओं के, जो राजे महाराजा करते थे, आपने ये सोच लिया कि हम क्या कम है उनसे, और आपका जुगाड़ था नहीं। आपने कर्ज उठाया, कर्ज उठाकर आपने आडंबर किया, नतीजन आप गरीब हुए। आप अपनी कमी को क्यों नहीं देखते कि अगर गरीब हुए हैं तो हमने नाजायज खर्चे किए हैं, हमने हमारी जितनी गुदड़ी थी उस गुदड़ी से बहुत, ये तो कहते हैं ना कि गुदड़ी से बाहर पैर मत निकालो, आप तो पूरे के पूरे गुदड़ी से बाहर निकल गए। आपने ये नहीं देखा कि आप कमाते कितना हो। आप जिस नगरी में रहते हैं उस नगरी में भी गरीब भी रहते हैं और अमीर भी रहते हैं। आपने अमीरों की रीस की, क्यों? तो अमीर, मैं ये नहीं कहता कि अमीरों की रीस मत करो, फिर अमीर लोग कैसे कमाते हैं वो भी तो रीस करो। उनके जितना पैसा कमाओ फिर आप खर्च करो। दोष दूसरे के ऊपर मत दो। जो अपने, मतलब जो गरीब हैं वो गरीब क्यों हैं? वो अपनी आदतों के कारण, अपनी कमियों के कारण गरीब है। दूसरों के ऊपर दोष मंडना गलत है कि हमें गरीब रखा, हमें दलित रखा, हमें ये नहीं करने दिया, हमें वो नहीं करने दिया। अंग्रेजों ने यहां भारत में जो बढ़िया कारीगर थे उनके हाथ काटे, जो शिल्पकार थे, जो मूर्तियां बनाते थे, जो जिनमें जो जो हुनर था सारा हुनर तहस नहस किया। क्योंकि उनके कलाकारी किन में होती है? हाथों में होती है कलाकारी। उनके हाथ ही कटवा देते थे अंग्रेज। ब्राह्मणों ने किसके हाथ कटवाए हैं? किसके हाथ कटवा दिए ब्राह्मणों ने कि भी इसका हाथ काट दो? तो इनको क्यों टारगेट कर रहे हो आप? जो हमारे देश को डुबोने वाले हैं वो तो जो बाहर से आए थे। हमारा देश समृद्ध था। मोहम्मद गजनवी ने भारत के ऊपर 17 बार आक्रमण किया, सोमनाथ का मंदिर लूटा, यहां से अरबों खरबों रुपए का सोना चांदी हीरे जवाहरात लेकर चला गया। उसे तो आप कुछ नहीं कहते। उसके बारे में तो ऐसी कहानियां गढ़ती कि वहां पर देवदासी रहती थी, इसलिए देवदासियों को आजाद करवाने के लिए हमला किया था। कैसे तर्क देते हैं यार। भी वहां उस मंदिर में देवदासी थी, जो पंडित है वो उनके साथ गलत काम करते थे इसलिए हमला किया। तो वो पंडितों को मार देता। यहाँ के जो मूर्तियां थी, हीरे मोती जवाहरात इतना कुछ था, वो क्यों लेके गए फिर? और उसे क्या पता कि सोमनाथ मंदिर में देवदासी है? और वो आजाद करा के फिर वो देवदासियों को कहां छोड़कर गया? ये मन गढ़ंत कहानियां बनाकर समाज में फूट डालने का काम कर रही है। इनकी बातों में 1% सच्चाई नहीं है। और जो लोग ये कहते हैं भी पढ़ो पढ़ो पढ़ो, अगर आप पढ़ गए, मैं ये नहीं कहता कि मत पढ़ो, पढ़ाई करो, लेकिन ये जरूरी नहीं कि किसी बंदे का पढ़ाई में दिमाग नहीं चलता।
ये कोई जरूरी नहीं कि हर किसी का पढ़ाई में दिमाग चलेगा, नहीं भी चलता हो तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर कोई विद्या नहीं है, इसके अंदर कोई ज्ञान नहीं है। अगर हम उसे ऐसा कहते हैं तो उसकी जो सेल्फ आइडेंटिटी है, उसकी जो पहचान है, अपने अंदर जो वो चीज लेकर आया है वो चीज उसकी दब जाती है और वो सारी उम्र डिप्रेशन में अपना जीवन जीता है। ज्ञान होने का मतलब यह नहीं है कि आपने पढ़ना आ गया आप ज्ञानी बन गए, आपने बीए कर लिया, आपने एमए कर ली, सर्टिफिकेट लिया है और आप कहने लगे मैं पढ़ा लिखा हूं। नो। सपोज करें डियर फ्रेंड्स, जैसे मैंने पहले बताया था, पुनः एक बार मैं रिपीट करता हूं कि ज्ञान को प्राप्त करने के 3 फार्मूले जो बिल्कुल आपके समझ में आएंगे। एक तो पढ़कर हम ज्ञान हासिल कर सकते हैं। अगर पढ़ना नहीं आता, अगर हम पढ़ना लिखना नहीं जानते तो हम सुनकर ज्ञान हासिल कर सकते हैं। अगर सुना मतलब हमें सुनाई भी नहीं देता, हमें पढ़ना भी नहीं आता, तो हम ज्ञान देखकर भी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि मालिक ने हमारे दिमाग में सेंसर लगा रखे हैं। आप देखते होंगे कि मालिक ने सपोज करें किसी को अंधा बना दिया, उसको आंखें नहीं है, तो क्या वो घूमता फिरता नहीं है? उसके और भी सेंसर है, वो उन्हें और एक्टिवेट कर देता है, वो भी चलता है, वो भी घूम के आता है, महसूस कर लेता है। वो भी, उसे इतना पता होता कि यहां से इतनी दूरी पर वो है और वो वहीं पर जाकर रुक जाता है। तो भाई पढ़ना लिखना का मतलब ये नहीं कि हम विद्वान हो गए। और जो लोग हमारे कल्चर को तोड़ रहे हैं, हमारे ऋषि मुनियों के जो ज्ञान है, विद्या की देवी सरस्वती है और विद्या की देवी सरस्वती ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि किसी ने 500-400 लेडीज को ABCD सिखा दी, बोला विद्या की देवी वो है। विद्या का मतलब ये नहीं किसी को पढ़ना आता है वही विद्या है, उसे विद्या नहीं माना जा सकता। विद्या और कला ये अक्षर ज्ञान से बहुत दूर है। सपोज करें किसी का कंठ बहुत अच्छा है, गले में इतनी मिठास है। अब लता मंगेशकर को सुरों की देवी कहा जाता है हमारे देश में। क्या पढ़ाई के लेवल पे सुरों की देवी बनी है वो? क्योंकि सरस्वती, मालिक ने सरस्वती का वास किया है, गले में मिठास दी है और अपनी आवाज से पूरी दुनिया को मंत्रमुग्ध किया है। हम ये कह देंगे कि लता मंगेशकर को कोई ज्ञान नहीं था? पंडित लक्ष्मीचंद जी का कौन से डिग्री ले बैठे थे? क्या उन्हें ज्ञान नहीं था? जिन्होंने मतलब इतने साल पहले आगे क्या होगा सब कुछ ही बता दिया पहले ही ऑलरेडी। अब ये कह दें कि वो उसमें कोई ज्ञान नहीं था, पढ़ा लिखा नहीं था। पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। विद्या का और पढ़ने लिखने से कोई मैटर नहीं करता। आप पढ़ाई लिखाई, जैसे कि हमने जॉब करनी है भी, वहां सर्टिफिकेट मांग लेते हैं, लेकिन ये जो पढ़ाई लिखाई है, ये इसका जो इम्पोर्टेंस है कि अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने कहा कि जो अंग्रेजी पढ़ेगा हम उन्हें नौकरी देंगे। ये लॉर्ड डेलोजी के समय की बात है। 1835 में उन्होंने स्कूल खोलने शुरू कर दिए। 1835 में स्कूल खोलने स्टार्ट कर दिए थे अंग्रेजों ने भारत में। उस समय जो कहते हैं ज्योतिबा फुले, वो 7 साल का था और वो 7 साल का भी पढ़ने नहीं लगा। वो उनकी शादी हुई थी उस समय, वो
11-12 साल के रहे होंगे, और 11-12 साल के वो स्कूल में गए हैं। फिर वो मिशनरी स्कूल में उन्होंने मैट्रिक कर ली। फिर मिशनरी स्कूलों में पढ़ाने लगे, मिशनरी के लिए काम करने लगे। मिशनरी का मतलब ईसाइयों के लिए उन्होंने काम किया। गुलामगिरी पुस्तक, ऐसी पुस्तक लिखी डियर फ्रेंड्स, अगर आप उस पुस्तक को पढ़ लोगे, मैंने तो कल पढ़ी थी, 2-3 पेज पढ़ने के बाद मन ही नहीं किया। ऐसे गंदे शब्दों का इस्तेमाल कर रखा है कि महात्मा कहते हुए भी शर्म आती है। महात्मा की ये भाषा नहीं होती जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल कर रखी है। चलो मैं मानता हूं कमियां होगी, मान लेते हैं, लेकिन जो महात्मा के मुख से जो शब्द निकलते हैं, महात्माओं की जो शब्दावली होती है, जो शब्द होते हैं महात्माओं के पास, इतने घटिया शब्द, मैं साथियों मैं खुद लाइव में नहीं बोल सकता क्या लिखे हुए हैं। इतने गंदे शब्द उनकी किताब में लिखे हुए हैं, और उन्हें कहते महात्मा थे वो। हद होती है झूठ बोलने की डियर फ्रेंड्स, हद होती है। फिर उन्होंने अपनी पत्नी को ABCD सिखा दी और कहने लगा तुम आप दूसरी लड़कियों को, क्योंकि अंग्रेज वो दे देते थे, पैसा दे देते थे, भाई पढ़ाओ पढ़ाओ, क्योंकि अंग्रेजों ने कुछ लेडीज की भी आवश्यकता थी अपने ऑफिस में काम करवाने के लिए। और अंग्रेज यहाँ की औरतों के साथ अंग्रेजों ने संबंध भी बनाए हैं। उन्होंने इसीलिए कहा था कि कोई ऐसी महिला हो जो लड़कियों को भी पढ़ा दे। और उन्होंने ये नहीं कहा कि गुरुकुलों में भेजो लड़कियों को, उन्होंने ये कहा था कि कोई मिशनरी स्कूलों में लड़कियों को ले आओ ताकि उन्हें अंग्रेजी मतलब हमारी भाषा वो समझने लगे, हम क्या उनसे कहना चाहते हैं। और वो यहाँ कोई विकास करने नहीं आए हुए थे। उन्होंने जितने भी, अंग्रेजों ने यहाँ जितने भी कानून बनाए वो सारे के सारे इस देश को लूटने के लिए बनाए। दूसरी बात, इस देश में फूट डालने के लिए बनाए ताकि इनमें आपस में फूट पड़ जाए, और ये आपस में जब आजादी के लिए मांग करेंगे तो इन्हें आपस में ही लड़ा दिया जाएगा। ये थ्योरी थी उनकी। और बहुत सारी महिलाओं के साथ उन्होंने संबंध बनाए हैं यहाँ पर। और बड़े दुर्भाग्य की बात है डियर फ्रेंड्स, आप अगर पढ़े लिखे हैं, किसी साथी ने अगर 2 शब्द पढ़े हो तो इंडियन एंग्लो, इतिहास में अगर पढ़े हो इंडियन एंग्लो वर्ड, अब मैं बताता हूं आपको, हो सकता है कि आपने पढ़े भी हो और दिमाग में न हो। इंडियन एंग्लो कौन है हमारे देश में? इंडियन एंग्लो, इंडियन एंग्लो का मतलब ये था कि ऐसे औलाद जिनके बाप तो अंग्रेज हैं और उनकी मां भारत की है, इंडिया की है, इसलिए उन्हें नाम दिया गया इंडियन एंग्लो। अब तो आपको समझ में आ गई होगी कि क्यों मिशनरी स्कूलों में उन्होंने लड़कियां बुलाई थी। लेकिन ये जो सच है ना, इस सच को लोग आगे नहीं बढ़ाएंगे। लोगों को भी झूठ पसंद आता है। जो लोग झूठा प्रचार करते हैं, झूठ बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं, आपस में समाज को तोड़ने की बात करते हैं, उन लोगों को लोग रातों रात हीरो बना देते हैं। और मेरी बातों में 100% सच्चाई है। कहीं से भी कोई भी बंदा इन्हें झूठी साबित नहीं कर सकता। लेकिन शेयर करने में शर्म आती है, राय लिखने में शर्म आती है। बोलना तो दूर की बात कि आप लोग सच बोलेंगे सुनकर, जो बोल रहा है उसे भी आगे बढ़ाने में लोगों को शर्म आती है। तो और हैरानी की बात सुनिए। अब आपको इंडियन एंग्लो
कौन से लोग हैं जिनके पिता अंग्रेज और माँ यहाँ की हिंदुस्तानी, उनकी जो संतान है वो है हमारे देश में इंडियन एंग्लो। आज देश की पार्लियामेंट में 543 सीट है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के आने से पहले 545 सीट थी। अब ध्यान से सुनो आप, तो 2 सीट नरेंद्र मोदी जी ने खत्म कर दी। वो कौन सी सीट खत्म की? 2 सीट ऐसी थी, रिजर्व सीट थी वो। किन के लिए? इंडियन एंग्लो के लिए। उन्हें चुनाव नहीं लड़ना पड़ता था, वो तो उनकी रिजर्व थी ही। उनके सामने कोई चुनाव का कोई मैटर नहीं था कि कोई भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट उतरेगा, कांग्रेस का उतरेगा, बहुजन समाज पार्टी का उतरेगा। नो, रिजर्व। ये अंग्रेजों ने पहले ही कह दिया था कि हम जा रहे हैं, लेकिन हमारी जो औलादे हैं यहां पर, जो हम, क्योंकि हम उनको तो लेके तो जाएंगे नहीं, कुछ तो चले गए होंगे उनके साथ, लेकिन कुछ यहीं पड़े रहे। उन्हें बोला गया इंडियन एंग्लो। तो अंग्रेजों ने कहा कि 2 सीट पार्लियामेंट में रिजर्व रहेंगी, और मेरे हिसाब से 10 सीट राज्यसभा में भी थी उनकी। नरेंद्र मोदी ने हटाया इस सिस्टम को। भाई पार्लियामेंट में आना है तो चुनाव जीत के आओ, अगर पब्लिक पसंद करेगी तो आ जाना, नहीं बंद है तुम्हारा दरवाजे। लोग उस व्यक्ति को गाली बकते हैं, और जो अंग्रेजों की परंपरा को ज्यों का त्यों चला रहे हैं, जैसे अंग्रेज फूट डाल रहे थे, इसी प्रकार जो लोग फूट डाल रहे हैं। अंग्रेजों के कानून चल रहे देश में आज भी इस देश में अंग्रेजों के कानून हैं। देश को कौन चलाता है? देश को चलाती है न्यायपालिका। मतलब चलाती तो सरकार है। सरकार का काम क्या है? संसद का काम क्या है? कानून बनाना। यही काम है देश के जनता की भलाई के लिए कानून बनाना। फिर कार्यपालिका का काम है भी उसका, यानी कि देश का जो सिस्टम है वो 4 स्तंभ, चौथा स्तंभ जिसे मीडिया बोलते हैं, उससे पहले 3 आते हैं। विधायिका, यानी कि कोई विधेयक, विधायिका का मतलब जो विधेयक विधानसभा में या संसद में जो विधेयक प्रस्तुत होते हैं, यानी कि कानून बनाना। क्योंकि कोई विधेयक बनेगा फिर वो जाएगा, स्टेट लेवल पर होगा तो विधानसभा में जाएगा, और सेंटर का होगा तो पार्लियामेंट में जाएगा। पूरे देश की अगर बात होगी तो फिर वो वहां से पास होगा, राष्ट्रपति उसके ऊपर मोहर लगाएगा। ये काम है विधायिका का, कानून बनाओ। फिर कार्यपालिका का काम क्या है कि वो कानून बन गया, कार्यपालिका उसे अप्लाई करेगी। भाई अब आप इस कानून को पूरे देश में, या अगर किसी राज्य का कानून है तो राज्य में इसे अप्लाई कर दो। ये कार्यपालिका का काम है। फिर जो पालन नहीं कर रहे कानून का, अगर कोई पालन नहीं कर रहा, कानून कोई तोड़ रहा है, तो उसको कौन देखेगा? उसको देखेगी न्यायपालिका, जिसे हम कोर्ट बोलते हैं। और उसके बाद जो चौथा जो पिलर है वो है साथियों मीडिया। कोर्ट भी गड़बड़ी करगी, हर जगह गड़बड़ी है, तो वो गड़बड़ी जनता के सामने कौन दिखाएगी? मीडिया। लेकिन अब मीडिया भी बिकाऊ है, न्यायपालिका भी बिकाऊ है। आप देखते होंगे कि बहुत सारे जजेस, हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, या ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज रिश्वत लेते पकड़े जा रहे हैं, और हम उनको बोलते हैं न्याय के देवता, कि ये न्याय के देवता है।
तो हमारे जैसे जितने भी राज्य हैं, राज्यों ने की अपनी अलग अलग पुलिस है। भाई ये हरियाणा पुलिस है, ये पंजाब पुलिस है, ये यूपी पुलिस है, ये बिहार पुलिस है। अलग अलग राज्यों ने अपनी पुलिस की भर्तियां कर रखी है अपने राज्य में शांति स्थापित करने के लिए। पुलिस का काम है राज्य में शांति स्थापित करना। कहीं लड़ाई झगड़ा होता है, कहीं कुछ होता है, तो पुलिस आएगी और शांति स्थापित करेगी। सजा देना पुलिस का काम नहीं है। पुलिस का काम है कि केस बनाओ और उस केस को कोर्ट में दे दो, फिर कोर्ट देखेगा भाई क्या करना है क्या नहीं करना। और देश की जो सुरक्षा का काम है वो काम है डियर फ्रेंड्स इंडियन आर्मी, मिलिट्री और पैरामिलिट्री, एयरफोर्स और नेवी फोर्सेस का। यानी कि 3 भागों में बटी हुई है, थल सेना, जल सेना और वायु सेना। इनका काम है देश की बाह्य सुरक्षा करना, कि बाहर से कोई देश अगर हमला करता है तो उनके लिए मिलिट्री, पैरामिलिट्री और ये सेना आ जाती है, वो हमारी रक्षा करेगी हमारे देश की। दोनों ही जगह आज भी वही कानून है जो अंग्रेजों ने बनाई है। चलो आप बाह्य को तो छोड़े हैं, बाह्य तो आपको वैसे मैं समझा सकता हूं, लेकिन पहले आप पुलिस के बारे में देखिए। पुलिस के पास पुलिस कानून, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी बातों पर विश्वास करें, आप पढ़ के देख लेना। और जो लोग डियर फ्रेंड्स कोर्ट कचहरियों में जिनके चक्कर लगे हैं, थाने तहसीलों में चक्कर लगे हैं, उन्हें तो पता ही होगा। लेकिन अगर कोई नया सुन रहा है, जिन्होंने सिर्फ नेताओं के भाषण सुने हैं, वो पढ़कर देख लेना। उन्हें कहता हूं कि वो मेरी बात पर विश्वास न करें, पहले आप कंफर्म करें कि मेरी बातों में सच्चाई है या नहीं है। तो जितने भी स्टेट हैं इनके पास जो पुलिस है और पुलिस के पास जो कानून है, वो कानून डियर फ्रेंड्स 1860 का है। 1860। अब एक बात बताएं, 1860 में तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पैदा भी नहीं हुए थे। जो लोग चिल्ला रहे हैं ना कि बाबा साहब ने ऐसा संविधान लिख दिया, बाबा साहब ने ऐसा संविधान लिख दिया, बाबा साहब का जो प्रयास है, वो बाबा साहब ने जो किया है, जो प्रयास किए वे सफल प्रयास बाबा साहब के मैं बता देता हूं आपको। भारत आजाद होने से पहले जो कर दिया वो कर दिया, उसके बाद बाबा साहब को कुछ भी नहीं करने दिया। फिर कुछ नहीं हुआ, बाबा साहब कुछ नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि बेचारे का बहुमत नहीं था। वो करना तो बहुत कुछ चाहते थे, वो तो जातिवाद भी खत्म करना चाहते थे, लेकिन नहीं कर पाए। क्योंकि जो ये कांग्रेस पार्टी है, ये कांग्रेस पार्टी का मतलब क्या है? ये अंग्रेजों की पार्टी। ये ऐसा थोड़ा है कि कांग्रेस पार्टी तो देश आजाद होने के बाद कांग्रेस पार्टी बनी है, नहीं। ये तो 1885 में बनी थी, अंग्रेजों ने ही इसको बनाया था। अंग्रेजों के जो सिद्धांत है वही सिद्धांत काम करेंगे इस पार्टी में, इसीलिए वो कानून खत्म नहीं हुए। बाबा साहब तो अंग्रेजों के कानून को खत्म कर देते, लेकिन जो वो था, मतलब संविधान सभा थी, संविधान सभा में बाबा साहब का बहुमत नहीं था। और जो कानून लिखे जा रहे थे, तो साथियों जो भी बिल आता उसके ऊपर बहस होती, बहस में जिसका बहुमत होता, ज्यादा लोग जिस बात पर सहमत होते, वही बात संविधान में लिखी जाती थी। तो बाबा साहब का इसमें दोष नहीं है, उनका बहुमत नहीं था। बाबा साहब ने बहुत अच्छे काम किए, लेकिन वो जितने अच्छे काम किए वो इसलिए हो पाए क्योंकि उस समय तक कांग्रेस की सरकार देश में नहीं थी। सिर्फ यहां पर अंग्रेजों की ही सरकार चल रही थी, और अंग्रेज बाबा साहब की बात मान लेते थे। क्यों मान लेते थे बाबा साहब की बात? क्योंकि उन्हें पता था अंग्रेजों को कि जो बहुत बड़ा जो नेता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये दलित समुदाय को
बहुत इनके अनुयायी हैं, बहुत फॉलोअर्स हैं। अगर इनकी बात नहीं मानी तो ये समुदाय भी आपके पीछे पड़ जाएगा, और अगर ये समुदाय भी आपके पीछे पड़ गया ना तो फिर तुम्हारा भारत में रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, जान बचानी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए वो बाबा साहब की बात मानते थे। तो जो पुलिस कानून है वो 1860 का है पूरे देश में। फिर उसके बाद क्या होता है साथियों, पुलिस ने केस कर दिया, पुलिस अपने हिसाब से धाराएं लगा देती है। कई बार आपने देखा भी होगा कि गरीब आदमियों की तो FIR तक नहीं करती पुलिस, वैसे ही भगा देती है, क्योंकि इनके पास अथॉरिटी है। 1860 वाले कानून ले बैठे हैं ये। तो 1860 का जो कानून का मिस यूज कर रही है पुलिस, यही कारण है कि गरीब को न्याय ही नहीं मिलता। 20-20 साल लग जाते हैं। अब एक गरीब आदमी अगर कहीं फंस गया तो 20 साल में बताओ वो कोर्ट की तारीखों पर जाएगा, वकील की फीस देगा, या अपने घर पर आटा लेकर आएगा? गरीब आदमी क्या करेगा? वो तो यही कहेगा किसी भी तरीके से मेरा पीछा छूट जाए यहाँ से, और वो न्याय नहीं ले पाता। क्यों नहीं ले पाता? क्योंकि देश में कानून कौन से काम कर रहे हैं आज भी? 1860 वाले। और ये खत्म किसने नहीं होने दिए? कांग्रेस पार्टी ने। बाबा साहब इन कानूनों को खत्म करना चाहते थे लेकिन नहीं करने दिए। बाबा साहब का बहुमत नहीं था संविधान सभा में, वो तो अकेले थे। तो अब आ जाता है कि जब पुलिस ने केस कर बना दिया, किसी के ऊपर भी मनमर्जी की धाराएं लगा दी, और धाराएं लगाने के बाद वो उसे मजिस्ट्रेट के सामने ले जाते हैं, कोर्ट में पेश कर देते हैं। अब जज के सामने जब वो जाएगी, जो पुलिस का चालान है वो जाएगा, जज देखेगा इसके ऊपर धाराएं कौन सी लगी हुई है। तो जज के पास इतना समय नहीं है कि वो फाइल जाते ही उस फाइल को पढ़ेगा, नहीं, इतना समय नहीं है, क्योंकि करोड़ों केस पेंडिंग पड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट में बताते हैं डियर फ्रेंड्स कि 5 करोड़ 20 लाख केस पेंडिंग है। 5 करोड़ 20 लाख केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो किस जज को फाइल पढ़ने का समय है? तो जज साहब के सामने वो जाएगा चालान, जज साहब देखेंगे भी नहीं, वकील पहले ही बता देगा ये धाराएं हैं जी। फिर जज देखेगा भाई ये बेलेबल धाराएं हैं या अनबेलेबल धाराएं हैं, यानी कि इन धाराओं में इसकी जमानत होगी या इसकी जमानत नहीं होगी। अगर जमानत वाली धारा लगा रखी है तो जज साहब जमानत को स्वीकृति देते हैं, वे अप्रूव होगी वो जमानत। अप्रूव होने के बाद फिर 2 व्यक्तियों को बुलाओ, एक जमानती बुलाओ, एक शनाख्ती बुलाओ। 2 व्यक्ति बुलाओ, उनके मतलब आधार कार्ड लगते हैं, तो आधार कार्ड जमा करवाओ। अगर उसे कोई शनाख्ती जमानती नहीं मिलता है तो फिर वो जमानत नहीं मिलेगी, फिर तो उसे जेल में जाना पड़ेगा। कई बार क्या होता कि जमानती शनाख्ती नहीं मिलते, कोर्टों में कोई नहीं जाता किसी की जमानत करवाने, फिर वकील उसे कहते हैं भाई, वो कहेगा भाई 2 व्यक्तियों को बुलाओ, एक जमानती शनाख्ती, वो कहेगा मेरे पास साथ तो कोई नहीं आया। तो फिर वहां फिर सेटिंग होती है भाई, कोई नंबरदार है, किसी नंबरदार को लेकर आएंगे, 2-3 हजार रुपये नंबरदार लेगा, कोई दूसरा पकड़ेंगे 5-10 हजार रुपये वो लेगा। अब गरीब आदमी क्या करेगा? फिर अब फंस गया आप वो। और अगर अनबेलेबल है धाराएं, पुलिस ने धाराएं ऐसी लगा दी कि जिसमें जमानत नहीं बनती, तो वहां पे जज साहब रिजेक्टेड लिखकर सिग्नेचर मार देंगे कि रिजेक्ट है, इतने दिन के। फिर वो
कहेंगे 3 महीने बाद फिर फाइल लगाएंगे, ये लगाएंगे, अब फंस गया। फिर कोर्ट में डियर फ्रेंड्स क्या दिए जाते हैं? कोर्ट में दिए जाते हैं एविडेंस। एविडेंस मतलब, एविडेंस का मतलब क्या है? सबूत। कोर्ट में एविडेंस एक्ट कौन से सन का लगता है? क्योंकि मैं तो 8 साल से कोर्टों में घूम रहा हूं, मुझे बहुत सारी चीजें वैसे ही याद हो गई। एविडेंस एक्ट जो लगता है कोर्ट में, वो कानून है डियर फ्रेंड्स 1861 वाला, 1861। अब आप ये बताओ इस कानून का और बाबा साहब का क्या लेना देना है? 1860 का जो कानून है इसका और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का क्या लेना देना है? वो तो खत्म करना चाहते थे, उन्हें पता था कि ये कानून रहेंगे तो गरीबों को तो न्याय मिलना ही नहीं, लेकिन वो खत्म नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि इस विधानसभा में बहुमत नहीं था। बाबा साहब जितना काम कर पाए, वो काम मैं पुनः बताता हूं आपको कि बाबा साहब वो काम क्यों कर पाए। मजदूरों के लिए काम किया बाबा साहब ने और सफलता हासिल हुई कि अंग्रेज 14 घंटे काम करवाते थे, यानी कि मजदूरी का समय 14 घंटे था। एक तरफ तो भारत के अंदर आंदोलन चला हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, जो जिसकी अगुवाई महात्मा गांधी कर रहे थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इस बात का पता था कि अगर आप भी भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लोगे तो अंग्रेज तुरंत चले जाएंगे, और अगर अंग्रेज तुरंत चले गए तो इन मजदूरों की हालात सुधार में नहीं आएगी। अब बहुत सारे लोग ऐसे बोल देते हैं ना कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आजादी के आंदोलन में भाग नहीं लिया। अब असली वजह समझो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्यों भाग नहीं लिया उस आंदोलन में। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस आंदोलन में भाग लेते तो उसी समय अंग्रेज भारत छोड़कर भाग जाते, लेकिन बाबा साहब को इस बात का पता था कि अगर ये भाग गए उसके बाद अंग्रेजों मजदूरों की हालत नहीं सुधरेगी, क्योंकि उन्हें पता था उसके तुरंत बाद नेहरू यहां का प्रधानमंत्री बनेगा और गांधी और नेहरू इस देश को चलाएंगे और वह मजदूरों की बात सुनेंगे नहीं। इसलिए बाबा साहब ने 1942 में ही ठीक उसी पैरेलल में, उधर तो महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन पूरे देश में चला रहे हैं और उधर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मजदूरों के लिए आंदोलन कर रहे हैं। उन्हें पता था कि अब मिल सकता है, अब मजदूरों को राहत मिल सकती है। अब अंग्रेजों ने देखा कि एक बाबा साहब ने आंदोलन कर रखा, मजदूरों की मांगे लेकर आए हैं। उन्होंने पूछा भी क्या चाहते हैं अंबेडकर जी, आप क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा कि जो मजदूरों से 14-14 घंटे काम करवाया जा रहा है इसको 8 घंटे किया जाए। अब अंग्रेज फंस गए। भाई अगर ये शर्त नहीं मानी तो बाबा साहब अगर आंदोलन में, उस आंदोलन में चले गए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अंग्रेजों ने वो माननी पड़ी, बोले ठीक है 8 घंटे करवा लेंगे। दूसरी बात कि इनकी सैलरी उतनी ही मिलेगी जितनी 14 घंटे में मिलती है, वो शर्त भी अंग्रेजों ने मान ली। और उसमें कोई जातीय भेदभाव नहीं था कि कोई जाति के आधार पर डिमांड नहीं थी, ये मजदूरों के लिए डिमांड थी बाबा साहब की, और इसीलिए वो पास हो गया। कहने लगे ठीक है। तो ये मजदूरों के लिए जो काम किया ये देश आजाद होने के बाद काम नहीं हुआ। बहुत सारे साथियों को एक्चुअल फैक्ट क्या है उनका नहीं पता।
तो मजदूरों के लिए काम हो जाता है, अंग्रेज मान लेते हैं बात कि 8 घंटे से, आज से मजदूर 8 घंटे काम करेंगे। अब विडंबना देखिए हमारे देश की, आज भी बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट फैक्ट्रीज ऐसी हैं जहां मजदूरों से आज भी 12 घंटे काम लिया जाता है। तो आप ये देखिए, हालांकि कानून है, फिर भी बहुत जगह मजदूरों का शोषण आज भी हो रहा है। अगर कानून नहीं होता तो मजदूरों की हालत क्या होती, आप सोच के देखिए। कानून होते हुए भी शोषण है, अगर नहीं होता तो फिर तो आपको मतलब जो मजदूर है, मजदूर में ये नहीं है कि जो सिर्फ कोई कोयला की खान खोद रहे हैं या कोई कसी लेके काम कर रहा, मजदूर में टोटल आ जाते हैं डियर फ्रेंड्स। जो सर्विस है, सर्विस के जैसे जो दफ्तरों में बैठते हैं 8 घंटे, ये इनको भी 18-18 घंटे बैठाते। यानी कि गवर्नमेंट जॉब हो, किसी प्राइवेट फैक्ट्री, कंपनी, किसी भी प्रकार का काम है, 18-18 घंटे काम लेते, चाहे देश बेशक आजाद होता। तो ये देन बाबा साहब की है, लेकिन ये देन आजादी के बाद की नहीं है। आजादी के बाद बाबा साहब कुछ नहीं कर पाए। फिर अब बात आ जाती है महिलाओं की। महिलाओं के लिए जो काम किया वो मजदूरों के बाद फिर महिलाओं के ऊपर ध्यान दिया कि जो महिलाएं हैं, जब जैसे आजकल ये छुट्टियां मिलती है ना, प्रसव काल, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तो छुट्टियां पहले कांग्रेस की सरकार में 3 महीने की थी और मोदी सरकार ने उसको बढ़ाकर 6 महीने किया है। और शुरू शुरू में बताते हैं कि 1 महीने की हुआ करती थी, फिर वो बढ़ा दिया क्योंकि 1 महीने में भी ऐसा होता नहीं है, फिर 3 महीने की। लेकिन मोदी जी ने आते ही उसको 6 महीने का कर दिया कि 6 महीने प्रसव काल में, यानी कि जिसे जापा बोलते हैं, कि 6 महीने की महिलाओं को छुट्टियां दी जाती है। तो ये आइडिया बाबा साहब ने 1943 में लेकर आए और मांग रखी अंग्रेजों के सामने कि ये जो मजदूर महिलाएं हैं, इनके प्रसव काल में छुट्टियां होनी चाहिए और उन छुट्टियों का पैसा नहीं कटना चाहिए। काम के दौरान अगर किसी दुर्घटना में किसी मजदूर की मृत्यु हो जाती है तो उनका बीमा होना चाहिए। यानी कि ये बहुत सारे जो काम है साथियों, ये बाबा साहब की देन है। उन कामों को किसी भी व्यक्ति ने ठुकराना नहीं चाहिए कि बाबा साहब ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। और जो लोग ये कहते हैं कि बाबा साहब ने भी जाति के आधार पे ये किया, जाति के लिए काम किया, दलितों के लिए काम किया, ये बिल्कुल गलत नैरेटिव फैला रहे हैं। बाबा साहब ने दलितों के लिए काम नहीं किया, बाबा साहब ने पूरे देश के लिए काम किया। ये सिर्फ वोट बैंक को बनाने के लिए, समाज में फूट डालने के लिए ऐसा प्रचार किया जा रहा है। ये सिर्फ समाज को तोड़ने के लिए ऐसा हो रहा है। बाबा साहब जाति व्यवस्था सिस्टम के भी बिल्कुल खिलाफ थे। वो जातिगत आधार पर आरक्षण के लिए भी नहीं लड़ते। अगर जाति को सरकारी दस्तावेज से गायब कर देते तो। अब दस्तावेज जो है, दस्तावेजों में जाति लिखी हुई है, और ये जाति जो लोग कहते हैं ना कि ब्राह्मणों ने फैलाई है, ये आपको गलत पढ़ा दिया गया है। ब्राह्मणों ने किसी को डियर फ्रेंड्स, यानी कि ऑफिशियली आधिकारिक रूप पर किसी की जाति ब्राह्मणों ने नहीं लिखवाई कि आप ये हैं, अब आपका बच्चा पैदा होगा तो भी आप यही रहेंगे। जो धर्म ये किताबें किसी की पढ़ी हैं, आपने बिल्कुल घटिया किस्म के लोगों की किताबें पढ़ी हैं। ये काम सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों का है। ये काम 1865 में हुआ था। 1865 में ये मंथन हुआ था
उसके बाद 1871 में पहली जनगणना हुई थी जाति के आधार पर, कि जिनकी जो जाति के आधार पर इन्हें गिनो। और फिर मार्शल नॉन मार्शल बना के अंग्रेजों ने यहां पर फूट डाली थी कि ये मार्शल जातियां हैं। मार्शल का मतलब कि ये बहादुर जातियां हैं, ये नॉन मार्शल है। ये सारा खेल अंग्रेजों का है। आप सिर्फ लोगों के भाषण सुन के किसी दूसरी जाति के व्यक्तियों से नफरत अपने दिल में न बनाएं। पढ़ना सीखें, सच को देखें। और सिर्फ आप यूट्यूबर की न माने। यूट्यूब पे तो डियर फ्रेंड्स ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं, इतनी झूठ फैला रहे हैं यूट्यूब के ऊपर। क्योंकि अब मैंने अगर यूट्यूब से फेसबुक से पैसा कमाना हो, मैं डियर फ्रेंड्स में ज्यादा नहीं कहता, मैं पर डे 10,000 रुपये कमा सकता हूं पर डे। बिल्कुल मिनिमम बताए हैं मैंने। और मैं 8-10 लोगों के साथ पार्टनरशिप करके मैं पर डे 50-60 हजार रुपये भी कमा सकता हूं। लेकिन उसके लिए मुझे झूठ बोलनी पड़ेगी, जैसे और लोग बोल रहे हैं। वो मुझसे होता नहीं। उस काम के लिए मेरी आत्मा गवाही नहीं देती। नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। लाख रुपए भी एक दिन के कमाने कोई बड़ी बात नहीं मेरे लिए। जो दूसरे लोग कमा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कमा सकता? मेरे अंदर क्या कमी है? क्या मैं बोल नहीं सकता? मैं तो और लोगों से भी लंबे टाइम तक बोल सकता हूं। मेरी बोलने की कैपेसिटी, मेरा बोलने का एक्सपीरियंस डियर फ्रेंड्स आज का थोड़ा ही है। मैं कैमरे के सामने आज थोड़ा ही बोलने लगा हूं। आज से 24 साल पहले तो मैं सीडी बेचा करता था। मेरी ही सीडी होती थी, 750 रुपए की एक सीडी देता था मैं। आज का एक्सपीरियंस नहीं मेरा ये। लेकिन झूठा प्रचार प्रसार करके पैसे कमा भी लेंगे तो वो पैसा मुझे पता है वो कोई काम नहीं आना, औलाद खराब हो जाएगी। जो लोग धोखाधड़ी से झूठ बोल के पैसे कमाते हैं वो सुखी थोड़े रहते हैं। तो मुझे उस कमाई की जरूरत नहीं है। मैं एक साथ में कम से कम 15 चैनलों पर लाइव आ सकता हूं। और अगर 15 चैनलों वालों को मैं ये कह दूं कि आधे पैसे मेरे, तुमने सिर्फ और सिर्फ कैमरे खोल के बैठना है बस, तो वो राजी भी हो जाएंगे। क्योंकि पैसे किसे अच्छे नहीं लगते। और मैं झूठा प्रचार प्रसार करके मैं बहुत जल्द समाज में एज ए हीरो आ सकता हूं। क्योंकि समाज हीरो किसे बनाता है? जो झूठे प्रचार करते हैं, प्रोपगेंडे रचते हैं, उन लोगों को समाज हीरो बना देता है। सच तो पता है आपने भी, सच तो बहुत धीरे धीरे फैलती है। यानी कि सत्य बात होगी, अच्छी बात होगी, उसकी गति चींटी के समान होती है। और झूठ होगी, कोई बुराई होगी, वो ऐसे फैलती है आग की तरह। आग लग जाती है। तो अब हम आते हैं साथियों, आज का जो हमारा जो टॉपिक था, मैं पुनः फिर रिपीट करता हूं उसको, कि बहुत सारे साथी मैंने ऐसे कहते सुने हैं कि विद्या की देवी वो होनी चाहिए सावित्रीबाई फुले। उससे पहले कोई महिला पढ़ी लिखी नहीं थी। तो ये झूठे नैरेटिव, झूठ फैलाना बंद कर दो। वो मिशनरी स्कूलों में पढ़ाती थी, अंग्रेजों के लिए वो काम करते थे, अंग्रेज उन्हें सम्मानित करते थे। महात्मा की उपाधि ज्योतिबा फुले को अंग्रेजों ने दी थी क्योंकि उन्होंने पूरे जीवन ईसाई मिशनरी के लिए काम किया था और हिंदू धर्म को तहस नहस करने में भूमिका निभाई थी। गुलामगिरी पुस्तक के कल मैंने 2-3 पेज पढ़े थे डियर फ्रेंड्स। महात्मा कहते हुए भी मुझे शर्म आती है। महात्मा कहते हुए भी शर्म आती है। ऐसे मतलब इतनी गंदी सोच, इतने गंदे शब्द एक महात्मा के दिमाग में हो ही नहीं सकते।
आप पढ़ के देख लेना, पढ़े नहीं जाएंगे। मैं क्या लिख रखा था वो मैं यहाँ बोलकर नहीं बता सकता आपको। और जो लोग ऐसी ऐसी जो जिन लोगों ने कहानियां बताई आपको कि वेद अगर किसी ने सुन लिए, पढ़ना तो दूर की बात, अगर किसी ने वेद सुन भी लिए तो उनके कान में शीशा भर दिया जाता था। ऐसी ऐसी किताबें मार्केट में किन लोगों ने लिखी है, उन्हें पूछने वाला होना चाहिए किसका भरा था, कौन भर गया किसके काना में शीशे। अब जो ज्ञान है डियर फ्रेंड्स, सपोज करें जो वेद हैं, वेदों के उपवेद हैं, वेदों के उपवेद भी हैं। एक उपवेद में आयुर्वेद भी आता है, आयुर्वेद। अब आप एक बात बताएं, अगर वेद जिसने सुन लिया उसके कानों में शीशा भर दिया जाता था, तो जो कहते हैं भाई ये दलित है, तो दलितों के जो पूर्वज थे, क्या उन्हें जड़ी बूटियों का ज्ञान नहीं था? आप बताएं, क्या उन्हें जड़ी बूटियों का ज्ञान नहीं था? क्या आप बता सकते हैं? उन्हें जड़ी बूटियों का ज्ञान था, तो पढ़े लिखे नहीं थे, इसका मतलब ज्ञान वैसे तो आएगा नहीं। ज्ञान या तो सुनने से आएगा, या देखने से आएगा, या पढ़ने से आएगा। तीन ही सोर्स हैं ज्ञान लेने के, तो उन्होंने किसी से सुना होगा, फिर पीढ़ी दर पीढ़ी वो ज्ञान चलता रहता था। मेरा दादा नू बताया करता भाई इसका ये चीज होगी तो इसने ये पिला दो, इसने ये खुआ दो, इसने ये खुआ दो। तो वो ज्ञान उनमें कैसे आया? जब उनके कानों में शीशा भर दिया जाता था, तो उनके पास ये ज्ञान कहां से आया? अपने दिमाग से क्यों नहीं सोचते आप लोग कि ये जो किताबें लिखी हैं लोगों ने, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म को नाश करने के लिए लिखी है। और वेदों में जितना ज्ञान है डियर फ्रेंड्स, पूरे साइंटिफिक है ये। हम अंग्रेजों के लिटरेचर पढ़ के और मुगलों का इतिहास पढ़कर हम 40-50 हजार रुपए की नौकरी लग गए, बस हमें यही कामयाबी लगती कि यही हमारी कामयाबी है। नो। और अगर आप इसे ही विद्या मानते हैं, इसी बेस पर आप ये कहते हैं कि विद्या की देवी, तो भैया हमारा धर्म जिस तरीके से टूटता जा रहा है, नुकसान किसको हो रहा है? किसको नुकसान हो रहा है? आपके बच्चे हैं, आपके बच्चे आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, आपके बच्चे आपसे पूछकर आपको ये नहीं बताते हम कहाँ बैठे हैं, आपसे झूठ बोलते हैं। बहुत सारे बच्चे अपनी मन मर्जी से शादी करते हैं, भाग जाते हैं, ठीक है, बुढ़ापे में रोटियां नहीं दे रहे। ऐसी पढ़ाई का क्या करोगे? क्या फायदा ऐसी पढ़ाई का? अगर बच्चों के अंदर संस्कार नहीं है, संस्कार नहीं है, आपके बच्चा मैथ में 100 के 100 मार्क्स लेता है, हर सब्जेक्ट में 98, 99, 100 हैं उसके, बट संस्कार नाम की कोई चीज नहीं है उसमें। वो गवर्नमेंट जॉब भी लग गया, मान लिया, उसकी अच्छी शादी भी हो गई, लेकिन वो आपको लात मारेगा 100%। जो पुराना जमाना था डियर फ्रेंड्स, कहां थे यहां पर ये वृद्धाश्रम? ये वृद्धाश्रम कब बनने लगे हैं? कब बनने लगे हैं ये वृद्धाश्रम? जैसा कि मैं बता रहा था कि सावित्रीबाई फुले ने विधवाओं के लिए आश्रम खोले, विधवाओं के लिए आश्रम खोले। क्यों खोले विधवाओं के लिए आश्रम? कोई विधवा है, वो विधवा हो गई, पति चल बसा, चलो वे दूसरे विवाह की अनुमति नहीं दी होगी, तो उसे आश्रम में बैठाएगी। फिर
आश्रम में बैठना कोई समाधान है क्या? क्या आप इसे समाज सुधार का काम मानेंगे? ये इंडियन एंग्लो कहां से आए हैं? ये शब्द तो पढ़ा होगा अपने इतिहास में, जितने साथी पढ़े लिखे हैं। इंडियन एंग्लो भारत में कहां की पैदाइश है ये? इंडियन एंग्लो, जिनकी लोकसभा में 2 सीट रिजर्व होती थी, 543 प्लस 2, 545 सीट होती थी लोकसभा में, अब 543 है। वो 2 सीटें नरेंद्र मोदी ने खत्म कर दी। किन की खत्म करी है? इंडियन एंग्लो की। और इंडियन एंग्लो कौन थे? यानी कि वो इंग्लैंड के थे। अब वहां से भी ऑफिसर जो यहाँ रहते थे। सीधी सी बात है, ये तो सेक्सुअल जो है, ये तो एक नेचर की देन है। संबंध बनाने का तो उनका ही मन किया होगा। उन्होंने यहाँ की औरतों के साथ, जो ये कहते हैं ना कि विधवा आश्रम खोले, ये खोला, और उनमें क्या हो रहा था? यही चीजें चलती थी उन आश्रमों में। जो लोग ये कहते हैं ना कि मंदिरों में ऐसा होता था, मंदिरों में ऐसा होता था, तो उन आश्रमों में क्या होता था? उनमें भी यही होता था। मंदिरों के ऊपर तो आंगली उठाना बड़ा आसान है। और जो अंग्रेजों ने यहाँ इंडियन एंग्लो पैदा कर दिए, संबंध बना बनाकर, वे दिखाई नहीं देते। उनके बारे में बोलते हुए डर लगता है, पूछते हुए डर लगता है, ये इंडियन एंग्लो कहां से है, और पार्लियामेंट में इनकी 2 सीट क्यों है, और वो भी बिना चुनाव लड़े। जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए तो उन्होंने कहा था कि जो ये हमारी यहाँ औलादे हैं, तो यहाँ की औरतों के साथ हमने जो टाइम बिताया और उनके बच्चे पैदा हुए हैं, इनके बारे में क्या करोगे? हम हमारे बच्चों को ऐसे छोड़ के नहीं जाएंगे इस हालत में। तो कुछ तो उनके साथ चले गए, अंग्रेजों के साथ ही इंग्लैंड में सेटल हो गए। कुछों को अपने देश से ही प्यार हो गया, भाई हम तो यही रहेंगे, हम नहीं जाएंगे, हमने तो यही रहना है, हमारे देश में, यहाँ हमारा जन्म हुआ। तो अंग्रेजों ने कहा हमारी औलादों का आप क्या करोगे? तो अंग्रेजों ने कहा कि पार्लियामेंट में 2 बंदे बिना चुनाव के हमारे आने चाहिए, और ये शर्त मानी गई थी। जो लोग पूरा दिन ब्राह्मणों को कोसते हैं ना कि मंदिरों में ये होता था, वो होता था, उन्हें ये बात भी पूछनी चाहिए कि इंडियन एंग्लो कौन है, क्यों ये बिना चुनाव लड़े पार्लियामेंट में आते रहे। इनको किसने रोका? अब नरेंद्र मोदी ने आते ही स्टार्टिंग में ही कहा, भाई तो तुम बाहर जाओ, अगर पार्लियामेंट में आना, चुनाव जीत कर आना है। इसका मतलब ये थोड़ा है कि तुम अंग्रेज तुम्हारे पूर्वज थे, अंग्रेजों की औलाद है और आप पार्लियामेंट में बैठेंगे। मोदी से पहले किसी में बंदे में हिम्मत नहीं थी। जो लोग कहते हैं मास्टर सुखविंदर को कहा मोदी में आप क्या देखते हैं, मुझे मोदी जी इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि वो हर उस चीज को धीरे धीरे तोड़ रहे हैं जो अंग्रेजों ने बनाई थी। अब इस बात पर जो दलित शुभ चिंतक है उन्हें सांप सूंघ जाएगा, कहीं आवाज उठाते हुए दिखाई नहीं देंगे इंडियन एंग्लो। भाई ये जो आश्रम बनाए विधवाओं के लिए, फल ये किया, उनमें ही पैदा हुए ये इंडियन एंग्लो, और पार्लियामेंट में बैठते रहे बिना चुनाव लड़े। रिजर्व सीट थी, उनके सामने कोई फॉर्म नहीं भर सकता था। अगर 2 सीट पूरे देश में उनके लिए रिजर्व, उनके सामने कोई चुनाव नहीं लड़ सकता। ये हमारे देश के कानून में लिखा हुआ है। तो सच को जाने डियर फ्रेंड्स, और जो व्यक्ति सच बोलता है, कम से कम, मैं ये नहीं कहता मुझे शेयर करो आप, जो भी आपको लगता है कि इन बातों में सच्चाई होगी, पहले आप देख लें, एक व्यक्ति के ऊपर विश्वास करें कि हाँ ये व्यक्ति सच बोलता है या झूठ बोलता है। उसे जब आपको लगे कि हाँ इस व्यक्ति की बातों में सच्चाई है, तो उस व्यक्ति को जरूर शेयर किया करें। हाँ, जैसा कि मैंने बताया भाई डियर फ्रेंड्स,
मैं पैसा अगर मैंने कमाना हो तो मैं एक दिन में 15-20 चैनलों पर, मेरे लिए बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। झूठ फैलाना, झूठ मुझे भी बोलनी आती है, झूठ किसे नहीं बोलनी आती। गुमराह मैं भी कर सकता हूँ, और लोग गुमराह होने को तैयार हैं, क्योंकि लोगों को झूठ पसंद आती है। भड़कीले भाषण पसंद आते हैं। फिर आपको ये कहने की जरूरत नहीं है शेयर कर दो। आज से ठीक 2-2.5 साल पहले जब लोगों ने मेरे मेरे बारे में झूठा प्रचार शुरू किया, मैंने तो नहीं क्या कहा वीडियो शेयर करें। जो छोटे छोटे पेज थे, जिनके 500-400 फॉलोअर्स थे, उनके पेजों पर भी वीडियो एक एक दिन में 3-3 मिलियन पर गई है। क्यों? क्योंकि वो एक झूठा प्रचार कर रहे थे लोग, और लोगों ने झूठ कैसे फैला दी। और रही बात सच की, मास्टर सुखविंदर खोखा कितना पढ़ा लिखा है, वो वीडियो भी कुछ पत्रकारों ने बनाई, 2-2 हजार व्यू भी नहीं आए, 2,000 व्यक्तियों ने भी वो वीडियो नहीं सुनी। क्यों? क्योंकि उसमें अच्छाई है। मैंने गरीब बच्चों को 5 लाख किताबें दान में दी, मेरी मेहनत की कमाई से। किसी ने ये नहीं कहा बड़ा अच्छा काम है। वो बातें लोगों के बिल्कुल सामने नहीं आई। लगभग 1 करोड़ बच्चों को यादाश्त बढ़ाने का फार्मूला बताया। इंग्लिश वोकैबुलरी को किस प्रकार से मेमोराइज करें, विदाउट क्रेमिंग, बिना रट्टा लगाए कैसे याद करें। लगभग 1 करोड़ बच्चों को मैंने वो मेथड सिखाया। घूम फिर कर गया मैं, लगभग 7,500 स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एकेडमीज, इंस्टीट्यूशंस में वहाँ गया। अटेंडेंस है मेरी, सभी जगह तो नहीं मिलेगी, क्योंकि हर जगह वो एंट्री नहीं तो जो बड़े होते हैं ना, बड़े स्कूल कॉलेज, वहाँ पर गेट के ऊपर एंट्री करके सिग्नेचर करके उसके बाद में एंट्री होती है। तो 3,000 से ज़्यादा स्कूल कॉलेजों में तो मेरे सिग्नेचर मिलेंगे आपको। लेकिन ये बातें लोगों के सामने नहीं आई। लोगों के दिमाग में ये नहीं आया कि मास्टर सुखविंदर खोखा एक ऐसे कॉलेज में लगातार 20 साल हर बैच को ट्रेनिंग देने जाता था, और ऐसा कॉलेज जिसमें 60 साल से कम उम्र का कोई जेंट्स एंट्री नहीं कर सकता। और मैं वहां पर जब 23 साल का था, तब से मेरी एंट्री वहां पर। ये बातें बिल्कुल नहीं फैली। एक गरीब बेटी को मैंने उसके मर्डर होने से उसको बचाया, लोगों ने उस चीज को किस तरीके से ट्रोल कर दिया। मतलब अगर मैं उस लड़की की जान नहीं बचाता, मैं वहां से भाग जाता, फिर तो मैं सही था। लेकिन मैंने कहा मैं मारने नहीं दूंगा, कोई मार नहीं सकता, इतना दम नहीं है मास्टर के सामने कोई किसी का मर्डर कर देगा। अमन शर्मा जी काफी दिनों के बाद जुड़े हैं। गुड आफ्टरनून सर जी, गुड आफ्टरनून। और ये हिम्मत कहां से आई मेरे अंदर? क्योंकि मैं एक शुरू से ही मेरा जो नेचर रहा है साथियों, मेरा नेचर ही ऐसा बना हुआ है कि पैसे के लिए अपना दीन ईमान नहीं बेचना। गवर्नमेंट जॉब में मेरी रुचि नहीं रही। अमन शर्मा ठीक हूं मैं। पैसे में मेरी कोई रुचि नहीं रही, नहीं पैसा, नहीं नौकरी, नहीं नौकरी। डियर फ्रेंड्स, 1,00,000-1.5 लाख रुपए की नौकरी तो मैं अब कर सकता हूं, लेकिन उससे जरूरी मैं मानता हूं कि क्यों न मैं मेरी जिंदगी में
अगर 1000 व्यक्तियों को समझा पाया तो मैं ये मानता हूं कि मैं अरबपति से भी बड़ी अच्छी फीलिंग लूंगा। क्योंकि जिस तरीके से भाई हिंदू धर्म को तोड़ा जा रहा है, बिल्कुल पीछे लगे हुए हैं, उसको पुनः संगठित करने में अगर मेरी थोड़ी सी भी भूमिका रही तो भी मैं अपने आप को लक्की मानूंगा कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं। तो साथियों, रात को जब लाइव आते हैं तो रात का कोई टाइम फिक्स नहीं रहता, क्योंकि जो लाइट की मेरे पास समस्या है, क्योंकि जिस कमरे में मैं हूं उस कमरे में इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं है, और लाइट आजकल ये सीजन चला हुआ है काम का, तो लाइट बहुत कम आती है, तो इसलिए कोई फिक्स नहीं रहता। फिर ज़्यादा लेट होने के बाद गली में जो कुत्ते हैं वो भौंकना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो इसलिए भौंकते हैं क्योंकि सारी रात गली में व्यक्ति आते जाते रहते हैं। आजकल काम का सीजन है, क्योंकि व्यक्ति दिन रात काम कर रहे हैं। आजकल गेहूं का काम चल रहा है, खेती बाड़ी का काम जोरों पे है, तो इसलिए भी दिक्कत हो जाती है। तो वो तो मेरा टाइम कोई फिक्स है नहीं, इसलिए जो मेरा दिन का जो टाइम है ये फिक्स है 1 बजे। और वीडियो में आपने हर दिन कुछ न कुछ नई बात आपने जरूर मिलेगी, और अगर एक दिन में हमें एक नई बात भी सीखने को मिल जाती है तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर एक दिन में हम अगर एक नई बात सीख लेते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जैसा कि भाई साथियों आप सभी को पता है कि इनकम सोर्स अपने पास बचा नहीं, कोई इनकम का अपने पास कोई स्रोत नहीं है। तो जो साथी आर्थिक मदद करते हैं उनका दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मुझ पर 2 झूठे मुकदमे भी लगे हुए हैं, उनकी तारीखें पड़ती हैं, और 2-4 झूठे मुकदमे मेरे हिसाब से और भी लगेंगे, क्योंकि लोग तैयारी कर रहे हैं। बट आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ सच पर्सन। मैं ऐसे लोगों से डरता नहीं हूं। करने दो जितने मुकदमे करने हैं, क्योंकि मुझे पता है कि वो मुझे परेशान करना चाहते हैं, और हर व्यक्ति ने परेशानी, अगर आगे बढ़ना है तो परेशानी तो का सामना तो सभी ने किया है, मैं कर लूंगा, बट पीछा मैं भी नहीं छोड़ूंगा। इसमें यह भी नहीं कि मैं कोई, डियर फ्रेंड्स, में बदले की भावना रखता हूं मेरे दिल में, नहीं, बदले की मेरे अंदर कोई भावना नहीं है। लेकिन अगर कोई गलत कर रहा, मुझे ये पता है कि अगर मैं इस लड़ाई को छोड़ दूं तो आगे आने वाला जो समय है मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को लोग बर्बाद कर देंगे। और अगर मैं सफल हो जाता हूं, एंड आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई सक्सेस, मुझे मेरी सफलता पर कोई संदेह नहीं है, कॉन्फिडेंट हूं कि मैं जीतूंगा ही जीतूंगा। हाँ, इसमें परेशानी होगी लेकिन जीतूंगा मैं ही। और अगर मैं जीत जाता हूं तो वो मेरी जीत नहीं होगी, वो बहुत सारे जो दबे कुचले जो कलाकार हैं, कलाकारों के अलावा भी, चाहे कोई भी है, किसी भी फील्ड में दबा कुचला है। और कास्ट से डियर फ्रेंड्स मुझे कोई लेना देना नहीं है कि कौन किस कास्ट का है, नो। मैंने देख लिया जो कास्ट कुस्ट का कोई फंडा नहीं है। अच्छा व्यक्ति है तो वो किसी भी जाति में हो सकता है, और खराब है वो भी किसी भी जाति में हो सकता है। जाति के आधार पर पैमाना नहीं कर सकते हम कि भाई इस जाति में के लोग अच्छे होते हैं, नहीं। कुछ असर हो सकता है लेकिन ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, ये सार्वजनिक सच्चाई नहीं है कि
भी इस कास्ट के व्यक्ति खराब हैं, इसके अच्छे हैं। नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा नरेटिव कभी बनाना भी मत, क्योंकि लोग ऐसे नरेटिव भी बनाने की कोशिश करते हैं कि उस जाति के लोग यार वो तो बहुत अच्छे होते हैं, उस गोत्र के लोग बहुत अच्छे होते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा किसी भी जगह पैदा हो सकता है, कहीं भी पैदा हो सकता है वो तो, और बुरा भी कहीं भी पैदा हो सकता है। एक घर में डियर फ्रेंड्स अगर 4 बच्चे हैं तो चारों के विचार नहीं मिलते। तो भारत में तो 145 करोड़ के लगभग जनसंख्या पहुंच गई। तो ये बताएं कि कैसे सभी के विचार एक होंगे। जब एक घर में 4-5 सदस्य हैं, वही सारे अपने अपने विचार रखते हैं, सभी की अलग अलग विचारधारा है, तो इतने लोगों के विचार कहाँ मिलेंगे। बट एक चीज मैंने जरूर सीखी है कि जो हमारा जो विचार है और हमारा नॉट ओनली थॉट बट आल्सो इमोशन, उस विचार में हमारा इमोशन भी होना चाहिए, भाव भी होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ विचार से कुछ नहीं होता। विचार हमारे दिमाग में आता है और फीलिंग हार्ट से आती है। जब विचार और फीलिंग दोनों मिल जाते हैं फिर काम होता है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम का। ये मैं कई वीडियोस में बता चुका हूं और इन चीज़ों के ऊपर मैंने स्टडी भी स्टार्ट कर रखी है। और आगे आने वाले समय में डियर फ्रेंड्स, जिस समय मेरी आर्थिक हालात थोड़ी सी मजबूत हो जाएगी तो इसके ऊपर मैं काम भी करूंगा कि कहीं पर एक सेटअप लगाकर लोगों को हील करने का काम करेंगे, लोगों को स्वस्थ बनाने का काम करेंगे, वो भी विदाउट मेडिसिन। इसके ऊपर मैं नियर अबाउट पर डे 8 घंटे स्टडी करता हूं। 8 घंटे तो ये मानो कि मेरे डेली इसी काम पर लगते हैं, क्योंकि जो भाषा है ये थोड़ी टफ है, क्योंकि साइंस के स्टूडेंट नहीं रहे। साइंस बस मैट्रिक तक साइंस पढ़ी, वो क्या पढ़ना होता, वो तो एक रट्टा लगाया और आंसर कॉपी में लिख दिया, उसके बाद वो चीज़ भूल गई। क्योंकि फालतू की जो चीज़ें होती है, दिमाग जो हमारा है फालतू की चीज़ों को स्टोर नहीं करता। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम किसी से मिले, हाथ मिलाया, बैठ गए, हो सकता चाय भी पी ली, बातें भी कर ली, हम उसे भूल जाते हैं। इसलिए भूल जाते हैं कि वो उसको हम ये नहीं समझते कि ये हमारे कोई काम आएगा। लेकिन जिस व्यक्ति से हम मिलते हैं और हमें लगता है कि ये व्यक्ति हमारे काम आएगा और उस व्यक्ति के किसी विचार से प्रभावित हो जाते हैं, फिर उसे हम लंबे समय तक याद रखते हैं, उसका नाम भी याद रखते हैं। और डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा जो दिमाग में जो चीजें रहती है वो चित्त रहता है। इसीलिए मैं मूर्ति पूजा का समर्थन करता हूँ और पूरा देश समर्थन करता, पूरी दुनिया मूर्ति पूजा के समर्थन में है। जो लोग ये कहते हैं मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, वो भी एक्चुअली में मूर्ति पूजा ही करते हैं। बस वो इसलिए कहते हैं मूर्ति पूजा में नहीं करनी चाहिए, उनका कहने का मतलब है कि जो मूर्ति पूजा आप कर रहे हैं वो मत करो, जो हम कर रहे हैं उनकी पूजा करो। महात्मा बुद्ध मूर्ति पूजा के बिल्कुल खिलाफ थे, बिल्कुल खिलाफ। लेकिन महात्मा बुद्ध की कितनी मूर्तियां हैं और कितनी मूर्तियां बाहरी आक्रांताओं ने कितनी मूर्तियां तोड़ दी। हालांकि ये बात जो ये अपने आप को कहते हैं ना बुद्धिस्ट है, वो ये बात नहीं कहेंगे कि बाहरी आक्रांताओं ने हमारी मूर्तियां तोड़ दी। ये सारा दोष सिर्फ और सिर्फ इन लोगों ने तो ब्राह्मणों को टारगेट कर रखा है और इनका कोई टारगेट नहीं है।
कि सारे का सारा जो देश में जो सत्यानाश हो गया, पहले ये सारा ही ब्राह्मण न करे। जो बाहर से आए, सबसे पहले डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले जो बाहरी आक्रांता आया, मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले आया था, जिसने सिंध के राजा, सिंध अब तो पाकिस्तान में है, सिंध के राजा दाहिर के ऊपर आक्रमण किया, उसे मार डाला, उसे हरा दिया और वहां से लूटपाट की। उसके बाद तो डियर फ्रेंड्स बहुत सारे आए, जजिया कर लगाया गया हिंदुओं के ऊपर। जजिया कर उन्होंने पांच प्रकार के लोगों के ऊपर नहीं लगाया, बच्चों के ऊपर नहीं लगाया, बूढ़ों के ऊपर नहीं लगाया, औरतों के ऊपर नहीं लगाया, ब्राह्मण के ऊपर नहीं लगाया और विकलांगों के ऊपर नहीं लगाया। लेकिन औरंगजेब ऐसा आया, उन्हें सभी के ऊपर लगा दिया, उसने ब्राह्मणों को भी नहीं छोड़ा, भाई तुम भी आ जाओ। नहीं, मोहम्मद बिन कासिम ने नहीं लगाया था, बोला ये तो पूजा पाठ करते हैं, ये बेचारे दान दक्षिणा लेते हैं, अपने भक्ति भाव करते हैं, इन पे क्या कर लेना है। उसने इतनी दया कर ली थी। और जो अकबर थे, अकबर ने जजिया कर को खत्म कर दिया। और अकबर ने क्यों खत्म कर दिया, अब इसमें यह मत सोचो कि अकबर महान राजा था, मैं अकबर की कोई प्रशंसा कर रहा हूं। उसने वो जो धर्म के आधार पे जो कर था, वो जो उनकी पत्नी थी जोधाबाई, जो राजपूतों की लड़की थी, तो उसके कहने से, उसके प्रभाव में आकर उन्हें कहा, उसने समझाया कि ये जो कर ले रहे हैं आप धर्म के नाम पे, ये गलत है, तो उसने वो कर बंद कर दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा था, उसने तो अल्लाहू अकबर के ही नारे लगवा दिए, कि कहने लगा कि अल्लाह ही अकबर है, छोड़ो और कोई भगवान नहीं, मैं ही हूं। तो ऐसे लोगों का ये लोग प्रचार नहीं करेंगे कि इन लोगों ने ऐसी तैसी की है देश की। बस इन्होंने सिर्फ हिंदू धर्म में कमियां निकालनी, हिंदू धर्म के जो ग्रंथ है ये नहीं पढ़ने, गीता इन्होंने नहीं पढ़नी, कुछ नहीं पढ़ना इन लोगों ने। इन लोगों ने वे किताबें पढ़नी है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया गुलामगिरी, सेवा को ही, सेवा करने को ही गुलाम बता दिया। ब्राह्मण वाला मुख से पैदा हुए, यहां कहां गर्भ ठहर गया मुंह में, यार वो शैली होती थी समझाने की। मुख से पैदा होने का मतलब क्या है? अब ये कहते हैं भाई जो सरस्वती है उसका वास गले में है, अब ये कह दो कि गले में सरस्वती बैठी है, ये भाव है सिर्फ। हम ये कहते हैं कि हमारे दिल में भगवान बसता है, ये हमारा भाव है। कई बार हम कहते हैं मैं आपको दिल में बसाता हूं, हम आपके दिल में बसते हैं। इसका मतलब ये थोड़ा है कि वो जो दिल है वो कोई कमरा है और वहां हम चारपाई डालकर लेटे हुए हैं। ये हमारी एक दूसरे के प्रति फीलिंग होती है, एक दूसरे के प्रति हमारी भावनाएं होती है। तो इन फीलिंग्स के साथ मजाक करना, उनका मजाक बनाना, उन्होंने यही बात है कि अक्षत्रिय भुजाओं से पैदा होता है, कहने का मतलब कि जो बाहुबली होता है वो अक्षत्रिय होता है। इसमें गलत क्या था? लेकिन लोगों ने तो गलत इंटरप्रिटेशन करके गुमराह करना है, यानी कि सत्य के मार्ग से लोगों को भटकाना, इन्हें भटकाएं किसी भी तरीके से। तो पुनः मैं उस टॉपिक पर 2-3 मिनट आपको पुनः रिवाइज करवाता हूं, उसके बाद डियर फ्रेंड्स, क्योंकि काफी लंबा समय हो गया है। देखो, जो विद्या की देवी है वो सरस्वती है। विद्या का अक्षर ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है।
विद्या अनपढ़ व्यक्ति होते हैं उनके पास भी विद्या होती है, जो अनपढ़ व्यक्ति होते हैं उनके पास भी कला होती है। बहुत सारे आपने ऐसे मिलेंगे कि किसी के अंदर भोजन बनाने की कला है, वो बहुत स्वादिष्ट भोजन बना लेते हैं। किसी को मिठाई बनाने का ज्ञान है, तो वहाँ अक्षर ज्ञान थोड़ा ही जरूरी है। बहुत सारे जो मिस्त्री हैं, राज मिस्त्री हैं, अनपढ़ हैं और इतनी बढ़िया बिल्डिंग बना देते हैं कि जो ड्राफ्ट्समैन होते हैं, जो नक्शा बनाते हैं, वो पढ़ाई करते हैं, वो बिना नक्शा ही इतना बढ़िया मकान बना देते हैं। उनके पास विद्या नहीं है। तो विद्या का और अक्षर ज्ञान का कोई लेना देना नहीं है। और विद्या सिर्फ अक्षर ज्ञान से ही नहीं आती, विद्या सुनने से भी आती है, विद्या देखने से भी आती है, और विद्या महसूस करने से भी आती है। नहीं, 3 सोर्स तो ये है ही, लेकिन महसूस करने से भी विद्या आती है। महसूस करने से कैसे? हमें कोई चीज दिखाई नहीं दे रही, सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन महसूस हो जाती है कई चीजें। जैसे कई बार ऐसे महसूस हो जाता है हमारे पीछे कोई खड़ा है। ये सेंसर अलग लगे हुए हैं, ये अलग सेंसर हैं जो आभास करा देते हैं। तो विद्या का मतलब ये मत समझो कि ये सावित्रीबाई फुले ने ABCD आती थी और उसको सरस्वती माँ से बड़ी बनाओगे आप। ABCD के अलावा क्या आता था सावित्री देवी को? कहते कि उससे पहले कोई पढ़ी लिखी महिला नहीं थी। यार, झूठ बोलने की हद होती है। मैं उसी के समकालीन की महिला का एग्जाम्पल दे चुका हूं। जो नए साथी जुड़े हैं उन्हें बता देता हूं कि झांसी की रानी जो सावित्रीबाई फुले थी उनसे 3 साल बड़ी। झांसी की रानी अनपढ़ थी, झांसी की रानी के पास विद्या नहीं थी। कौन सी विद्या नहीं थी झांसी की रानी के पास? ये क्यों लोगों को फद्दू बना रही है? वो उनसे बड़ी थी, उनके समकालीन की ही बताइए। कहते कि उस समय पढ़ी लिखी नहीं थी। कहने का मतलब ये है कि किसी की महिला को ABCD नहीं आती थी, बस मतलब ये है कि ये ABCD को पढ़ाई मानते। इंग्लिश मीडियम स्कूलों को ये बड़े स्कूल मानते। कॉन्वेंट स्कूल है, मिशनरी स्कूल है, ये स्कूल बड़े लगते हैं इन्हें। जो गुरुकुल की जो पढ़ाई थी, उस पढ़ाई को तो ये मानते ही नहीं कि वो भी कोई पढ़ाई थी। जबकि गुरुकुलों में कितनी विद्याएं दी जाती थी, उनको ये मानते नहीं। ABCD पढ़ो और नौकर बन जाओ। अंग्रेजों ने क्यों शुरू की थी यहाँ पर पढ़ाई क्यों शुरू करी थी इंग्लिश की? कि हमने बाहर से नहीं लेके आने पड़ेंगे, ये लोग अंग्रेजी समझने लगेंगे और इन्हीं को नौकर बना लेंगे हम। महिलाओं को क्यों पढ़ा रहे थे अंग्रेज? भला चाहते थे वो? नहीं, उनको ये था कि दफ्तरों में महिलाएं भी आ जाएंगी, तुम्हारा टाइम पास हो जाएगा। और यही कारण है, मैं पुनः रिपीट कर देता हूं कि ये बोलते हैं ना कि उन्होंने विधवाओं के लिए आश्रम बनवाए, विधवाओं के लिए आश्रम बनवाए। उन आश्रमों में होता क्या था? क्या होता था उन विधवाओं के साथ? जो लोग ब्राह्मणों को तो गाली बक देते हैं कि ब्राह्मण मंदिरों में ऐसा करते थे, तो उन्होंने जो आश्रम बनवाए, विधवाओं के आश्रम बनवाए, वो किस लिए बनवाए थे? सोचने की बात तो ये भी है, विधवाओं के लिए आश्रम का क्या मतलब था? ठीक है, विधवा को दूसरे शादी करने का अधिकार नहीं था, लेकिन विधवाओं को कोई घर से थोड़ा ही निकालता था
कि विधवा हो गई अब चली जा, ऐसा तो नहीं था। उसकी औलाद थी तो औलाद को वो अपने वहीं पे रखती थी। आश्रमों की क्या जरूरत पड़ी कि हिंदुओं में जो विधवा हो जाए, कहोगे आपके साथ अत्याचार हो रहा है, आपको शादी नहीं करने दे रहे, आपके सास ससुर ये है, आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, आश्रम में आ जाओ। फिर आश्रम में क्या हुआ उनके साथ? जो इंडियन एंग्लो हमारे देश में घूम रहे, किसकी औलाद है ये? और उन्हें इंडियन एंग्लो क्यों बोला जाता है? क्योंकि उनके बाप तो इंग्लैंड के और मां भारत की। तब वो पैदा हुए, उनको नाम दिया इंडियन एंग्लो। और दुर्भाग्य देखिए हमारे देश का कि जब भारत आजाद हुआ तो अंग्रेजों ने एक शर्त रखी। शर्त क्या थी अंग्रेजों की? कि हम तो जा रहे हैं, लेकिन हमारे जो ये बच्चे हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ बहुत सारे बच्चे पैदा कर दिए, अब कुछ बच्चे तो उनके साथ चले गए जो अपने बाप के प्रभाव में थे, वे बाप पे पैसा है, माँ के पास कुछ नहीं, चल। और कुछ यहाँ की संस्कृति में ढल गए, फिर नहीं मैं तो माँ के पास रहूंगा, हमारे देश मैं तो यहाँ पैदा हुआ हूँ, मैं यहीं रहूंगा। लेकिन अंग्रेजों को भाई अब जो बाप हैं, उन बाप को अपनी औलाद पे रहम तो आएगा। तो अंग्रेजों ने कहा कि हमारी जो औलादे हैं उनके लिए क्या करोगे आप पार्लियामेंट में? ये चुनाव तो जीत नहीं पाएंगे क्योंकि इतनी संख्या इनकी है नहीं कि ये चुनाव जीतेंगे, इनके लिए क्या करोगे आप? तो डियर फ्रेंड्स, 2 सीट लोकसभा के चुनाव में रिजर्व थी उनकी। अगर कोई पढ़ा लिखा साथी हो उसके समझ में आ गई होगी कि लोकसभा की सीटें कितनी होती हैं। अब आंसर आने लगा 543। मोदी जी के आने से पहले इसका आंसर होता था 545। इलेक्शन होता था कितनी सीटों पर? 543। 2 सीटों पर इलेक्शन नहीं होता था। वो 2 सीटें किसके लिए थी? इंडियन एंग्लो रिजर्व। चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उनके सामने नियम यह था कि दूसरा कोई फार्म भर नहीं सकता। आप कहते सुधार करके, सुधार के लिए थे वे आश्रम, लेकिन उनके ऊपर कोई नहीं बोलता। मंदिरों के ऊपर हर व्यक्ति बोलता है, उनके ऊपर भी तो बोलो, वो क्या करके गए हैं यहाँ पर? मोदी जी की सरकार बनते ही मोदी जी ने वो 2 सीट, वो जो 2 थी, बोला भाई तुम जाओ, मैं नहीं देता मेरी सरकार में आपको यहां जगह। तुम हम अंग्रेजों की औलाद हो, अगर पार्लियामेंट में आना, चुनाव जीत कर आना। मोदी जी की अब तीसरी वो है, तीसरा टर्म। पहले टर्म में ही छुट्टी कर दी थी, जाओ भाई तुम यहां से। तो साथियों, आपको कितनी बात सही लगती, कितनी नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मैं अब विदा लेता हूं क्योंकि लाइव बहुत ही लंबा हो गया है। नाइट में कोशिश करते हैं कि अगर लाइट की व्यवस्था रही तो मैं ज़रूर लगभग 9 बजे मैं लाइव आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।